Morning, guys. Welcome to our session. Now we are starting up with the big data ecosystem. तो हमने बहुत बार डिस्कस किया दैट वी आर यूजिंग द बिग डेटा डेटा साइकिल। उसके बाद में हमने टर्मिनोलॉजीज देखी। तो भी आज से एक्चुअली उसका हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पर तुम्हारा जो ओपन सोर्स एंड एंटरप्राइज का जो प्रिंसिपल था दैट्स गोइंग टू कम इनटू प्रैक्टिस अगेन। बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग हियर इज बिग डेटा इकोसिस्टम जब इवॉल्व हो रहा था, सो वी नो कि बिग डेटा का सबसे पहला माइलस्टोन वाज द मैप रिड्यूस व्हाइट पेपर। तो गूगल ने मैप रिड्यूस का व्हाइट पेपर रिलीज किया एंड देन आफ्टर दिस रिलीज देयर वाज अ ट्रिमेंडस करंट इनटू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो इस करंट की क्या वजह से क्या हुआ, बिकॉज पीपल व नाउ गेजिंग द पावर ऑफ बिग डेटा। ये करंट हर रेपोकशन फेंकने लगा, हर रिटेल सेक्शन में, मेडिकल सेक्शन में, हर जगह पर इसका रेपोकशन होने लगा। बिकॉज इवन इफ द टेक्नोलॉजी इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, इफ देयर इज अ सर्टन पर्सन जिसने उस टेक्नोलॉजी में 10 years 5 years कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया है, वो बंदे के पास विजन होता है। सो इफ यू टॉक विद अ रिसर्चर जिसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं सीखा, बट दैट गाय नोज अ सर्टन टॉपिक, एंड देन यू गो टू हिम एंड यू इंट्रोड्यूस सम टेक्नोलॉजी दैट XYZ थिंग माइट बी पॉसिबल। तो उस माइट बी पॉसिबल सेंटेंस के ऊपर दैट गाय कैन कंस्ट्रक्ट अ होल थियरी। ऑलराइट, वो बंदा मतलब बिजनेस मॉडल्स बना सकता है और उसके बाद में अलग अलग चीजें किस तरह से रिजॉल्व हो सकती है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है। बिकॉज दैट गाय इज गुड विद द डोमेन। तो इसे कहते हैं डोमेन नॉलेज। देर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ engineer, being a problem solver, having the technological domain and having the perspective, and apart from this is the technology। तुम्हें टेक्नोलॉजी आती है इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि तुम किसी चीज का सोल्यूशन निकाल ही पाओगे। या फिर तुम्हें अगर कोई टेक्नोलॉजी आती है और तुम्हें किसी भी डोमेन में मैं डाल दूं XYZ टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो तुम उस डोमेन में एक्सेल करोगे, इसके चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है, अनलेस एंड अनटिल यू आर दैट डोमेन एक्सपर्ट। फॉर इंस्टेंस हम कैसा सोच सकते हैं, हमें EC2 आता है, हम ऑटो स्केलिंग सीखने वाले हैं। वो दोनों चीजें सीखने के बाद में जस्ट सबमिट मी द आइडियाज कि तुम क्या कर सकते हो उन दोनों चीज को यूज करके। तो योर आइडिया पर्सपेक्टिव विल बी लिमिटेड टू द डोमेन नॉलेज दैट यू हैव करंटली। इसके लिए अपार्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी डोमेन नॉलेज बहुत मैटर करता है। एंड डोमेन नॉलेज इसीलिए हमने देखा था कि जब व्हेन वी डिस्कस कि आर्किटेक्चर बनाना है सबको, तो वी डिस्कस कि डोमेन नॉलेज जिसका जो होगा वो उसी लेवल के आर्किटेक्चर देखो। अगर किसी को फैशन में इंटरेस्ट है तो तुम फैशन इंडस्ट्री के ही आर्किटेक्चर देखो। क्योंकि कैसा होता है, बेसिकली तुम्हें इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या है, तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक के मैगजीन्स पढ़ते होंगे, तुम उस पर्टिकुलर टॉपिक के चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखे हो अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर, और तुम वही अपडेट देखते हो। और वो अपडेट तुम कैसे देखते हो, विथ इंटरेस्ट। अब बस इसमें एक बात है भाई कि ऐसा कोई मत बोलना कि सर मुझे तो बॉलीवुड पसंद है, मैं तो बॉलीवुड में करना चाहता हूँ कुछ। तो वैसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखो न्यूज़पेपर, नाउ दिस इज वन ऑफ द थिंग्स ऑफ पब्लिक मीडिया। तो न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है कि हमको जो न्यूज़ नॉट रिक्वायर्ड है लेकिन स्पाइसी है वो न्यूज़ बताई जाती है। नॉट नेसेसरी ओनली बॉलीवुड, कोई भी न्यूज़ हो। तो अगर वो न्यूज़ रिक्वायर्ड है या नहीं है वो कोई नहीं देखेगा, वेदर और नॉट दैट न्यूज़ इज गुड टू रीड, वेदर और नॉट उससे रेपोकशन बनेंगे, उससे लोगों में एक्साइटमेंट आएगा, उस चीज़ के लिए वो न्यूज़ फैलाते हैं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है निगेटिविटी का हिस्सा, बिकॉज पीपल आर इजीली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दोज थिंग्स, और हमारा क्राउड तो बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी फोकस्ड होता है। उस वजह से वो चीज़ें स्प्रेड होती है। अब देखो, जनरली पहले ना न्यूज़पेपर में पेज 3 आता था। सो पेज 3 वॉज फॉर ग्लैमर। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम पुणे मिरर का एक पूरा सेगमेंट ही पेज 3 बन चुका है। तो अगर कोई टीनेजर यूथ खरीदने जाता है ना, तो वो स्पेसिफिकली वो मिरर का पूरा एक सेगमेंट निकालेगा और वही पढ़ेगा। तो द हिंदू कोई उठाएगा नहीं, या फिर इकोनॉमिक एक्सप्रेस कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि पल्ले नहीं पड़ते ना वो वर्ड्स।
और सीखना तो हमें है ही नहीं। 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में लोग गिव अप कर देते, 25 साल की उम्र में लोग मतलब अभी मुझे जरूरत नहीं इंग्लिश सीखने की, ऐसा गिव अप कर देते। गाइज यू आर जस्ट 25, उसमें लोग गिव अप कर देते। और वहां पे गिव अप करने के बाद में देन आगे क्या होता है, आगे वो पुणे मिरर ही चलते रहता है। तो ऐसा कर करके हर एक न्यूज़पेपर का, अब देखो वो भी लोग अडॉप्ट करेंगे ना, उनका भी आखिर में बिजनेस है। अगर उन्हें समझ रहा है कि भाई लोग पेज 3 के लिए न्यूज़पेपर खरीद रहे हैं, तो उन्होंने पेज 3 को बढ़ा के एक पूरा मैगजीन कर दिया, एक पूरा उन्होंने सेपरेट सप्लीमेंट कर दिया। वो सप्लीमेंट के लिए तो लोग पेपर खरीदेंगे, इतना उनको पता है, तो अब उनके लिए भी बेनिफिट है, लोगों को जो चाहिए वो उन्हें भी मिल रहा है। सो दैट्स हाउ द पीपल इंटीग्रेट डिफरेंट थिंग्स इनटू देयर बिजनेसेस। जो चेंज आया उसको इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। दैट्स द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, नॉट नेसेसरली टेक्नोलॉजी ओनली। तो जब मैप रिड्यूस का आया तो मैप रिड्यूस के भी रेपोकशंस बने, लोगों ने प्रेडिक्शन शुरू किया। ये प्रेडिक्शंस के बाद में द नेक्स्ट शॉक वाज, 1 साल के बाद में हडूप वाज डेवलप्ड। तो डक कटिंग ने हडूप के लिए प्रपोजल किया, इट वाज डेवलप, और फिर जब ये हडूप आया देन इसके रेपोकशंस और भी ज्यादा थे। तो अब एक चीज होती है, जैसा हमने बोला डोमेन नॉलेज। तो अगर तुम कल को जाके बोल दो कि भाई एक ऐसा कंप्यूटर डेवलप हो रहा है जो आज के कंप्यूटर के मुकाबले लाखों गुना पावरफुल है, अगर ये चीज बाहर आ जाती है, तो हमने देखा था न्यूज कॉन्फ्रेंस कैसी होती है, वेन एवर देयर इज सम इनसाइट, सब कुछ हो जाने के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में अंबानी क्या बोलेगा, एक सेंटेंस। तो वैसा ही न्यूज कॉन्फ्रेंस में एक सेंटेंस बोला जाता है कि देयर इज अ सर्टेन कंप्यूटर डेवलप्ड विच कैन प्रोसेस द डेटा up to 10,000 times, 1 lakh times faster than the supercomputer that is available right now। ये एक सेंटेंस आ गया, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी नहीं पता, लेकिन इस एक सेंटेंस के ऊपर हर डोमेन का बंदा अपने अपने डोमेन में जो लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन है वो ढूंढना चालू कर देगा। उसे पता है कि ये क्या करता है नहीं करता है, डजेंट मैटर। अगर कोई एस्ट्रोफिजिक्स वाला है तो वो सोचेगा कि इसका स्पेस एक्सप्लोरेशन में कैसा इस्तेमाल हो सकता है। अगर कोई है जो हार्डकोर डेटा साइंस में वगैरह देख रहा है, एमएल में देख रहा है, तो वो इस डोमेन के अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन ढूंढना चालू कर देगा। इफ देर इज एन एक्सवाइजेड गाय जो समझ लो जियोलॉजिस्ट है, तो जियोलॉजिस्ट क्या करेगा, हम जियोलॉजी के अंदर उसने जो कंप्यूटर ढूंढा है, दैट हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट इट, जियोलॉजिस्ट वैसा सोचना चालू कर देगा। सो बेसिकली एवरीवन स्टार्ट्स थिंकिंग इन देयर डोमेन कि इसमें क्या हो सकता है। और ये एवरीवन वाले लोग क्या है, दीज आर द पीपल वी आर डिस्कसिंग और हैविंग 5-10 years ऑफ एक्सपीरियंस, जिनके पास डोमेन नॉलेज प्रॉपर है। मैं ग्रेजुएट्स की बात नहीं कर रहा जो 3 साल बीएससी के जियोलॉजी के या एमएससी कर लिया 5 साल का, या फिर कोई इंजीनियर है, उनको कुछ नहीं पता भाई। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद में पीपल डू नॉट नो एनीथिंग, क्योंकि पढ़ाई रही ही नहीं है तो कैसा पता चलेगा। अरे मार्केट में BS6 चल रहा है और मैकेनिकल वालों को डबल पिस्टन इंजन सिखा रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू कोलैबोरेट। वही चीज हर एक डोमेन में है। अब क्योंकि हम इंजीनियरिंग करके आए, तुम्हें पता है वहां पे तुमको 8085 पढ़ा रहे और मार्केट में कुछ अलग चल रहा है, तो वो प्रोसेसर का वैलिडिटी नहीं है। सेम अप्लाइज फॉर ईच एंड एवरी ब्रांच। तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं है, ये हर जगह पर है। इसीलिए ग्रेजुएट्स को नॉलेज नहीं होता, इसीलिए वो डोमेन एक्सपर्ट ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। So when this prediction started, तो particularly this was focused on data industry। तो ऑब्वियसली डेटा इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे टाइप है, डेटा के ही हमने बहुत सारे टाइप देखे। यू नो स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट। उसके बाद में डेटा प्रोसेसिंग के भी टाइप्स होते हैं, डेटा को इंपोर्ट करने के भी टाइप्स होते हैं। तो अब लेट से डेटा इंपोर्ट करने का टाइप कैसा आएगा। पहला टाइप में बोलता हूँ, तुमने पेन ड्राइव लिया, पेन ड्राइव ऐड किया अपने लैपटॉप को, उसमें डेटा कॉपी किया, वही पेन ड्राइव उठा के तुमने दोस्त के लैपटॉप को लगा दिया। इसे बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। बैच कैसा किया तुमने, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा कॉपी किया, फिर वो दूसरे कंप्यूटर को लग गया तो वो बैच में प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेसिंग का टाइप देखो, दो एंड्रॉइड के डिवाइसेस को जेंडर से कनेक्ट करते हो। व्हेन यू स्टार्ट विद जेंडर सेंडिंग, या फिर कोई भी अगर वाईफाई ट्रांसफर का एप्लीकेशन लोगे, वंस यू कनेक्ट, तुम एक के पीछे एक डेटा भेज सकते हो और वो एक सीरीज में मूव होते रहता है। दिस इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग कर रहे हो तुम, क्योंकि लिटरली तुम्हारा वीडियो बाइट बाइट से, एमबी से सेंड हो रहा है दूसरे के मोबाइल में, तो उसे बोलते हैं स्ट्रीमिंग, क्योंकि कंटिन्यूअस ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हुआ तुम्हारा स्ट्रीमिंग।
तुमने अपना लोकल यूट्यूब चला लिया वहां पे, समझ लो तुम अगर इतना डेटा ट्रांसफर कर लिए तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रीमिंग डेटा इंजेक्शन। तो ये दो डेटा इंजेक्शन के टाइप हो गए। एक में क्या है कि डायरेक्टली कॉपी कर दिया, एक में है कि एक के पीछे कंटिन्यूअस कॉपी करते जा रहे हैं, और ये कितने भी समय तक कर सकते हैं। देखो स्ट्रीमिंग डेटा में कैप नहीं होता और डेटा का साइज छोटा होता है। अभी अगर तुम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सेंड कर रहे हो, कैप नहीं है कि कितना सेंड कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन रिसीवर का लिमिट। उसका जब तक मेमोरी फुल नहीं होगा यू कैन ऑब्वियसली सेंड द डेटा। सो ये दो टाइप्स हैं। अब ये दो टाइप्स के लिए ऑब्वियसली हडूप हर जगह पे तो अकेला जाएगा नहीं, तो इसीलिए फिर हडूप के बेसिस पे अलग अलग और प्रोजेक्ट डेवलप होना शुरू हो गए। सो लेट्स गो हियर एंड सर्च फॉर अपाची हडूप। तो अब अपाची हडूप हम क्यों सर्च कर रहे हैं? बिकॉज ओपन सोर्स। हमने एक चीज देखी थी, ओपन सोर्स वालों ने एक टाइप किया कि हम सबको सारी चीजें फ्री देंगे अनटिल एंड अनलेस दे आर ग्रॉसिंग द मनी। और एंटरप्राइज वालों ने बोला कि हम सबको सबसे पैसा लेंगे अनटिल एंड अनलेस समवन इज यूजिंग इट फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो दो एग्रीमेंट हो चुके ओपन सोर्स और एंटरप्राइज के बीच में। लेकिन वो एग्रीमेंट कब हुआ था? वो एग्रीमेंट हुआ था विंडोज के सॉफ्टवेयर के जमाने में और अबंतु के ओएस के रिगार्डिंग। लेकिन धीरे धीरे जो एग्रीमेंट है वो पूरा इंडस्ट्री डिफेक्ट हो गया। सो व्हेन हडूप केम, अगेन क्वेश्चन आ गया कि अब हडूप तुम ओपन सोर्स रखोगे या एंटरप्राइज रखोगे? तो हडूप के अंदर भी वही दो चीजें इंप्लीमेंट हुई, दैट हडूप का जो बेसिक है वो सबको फ्री में मिल सकता है। तो तुम भी हडूप आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने घर पे, तुम्हें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, प्रोवाइडेड कि तुम उससे पैसे नहीं कमा रहे। तो इसे बोलेंगे ओपन सोर्स हडूप। एंड देन दूसरा काउंटर पार्ट बना जो इंडस्ट्री में यूज होने वाला है, क्योंकि अब डोमेन नॉलेज वालों ने क्या बोला, हमारी इंडस्ट्री में यूज करेंगे। तो अब समझ लो कोई रेसिंग कार्स का इंडस्ट्री है, रेसिंग कार्स वाले कंटिन्यूस डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, उनके पास भी बिग डेटा होता है। तो अब वो जब एनालिसिस कर रहे हैं वो तो पैसे कमाने वाले, because with the analysis they will have better insights, with the better insights they will have enhanced editions of their cars, and ultimately they are going to chunk money। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दे आर इनटू बिजनेस। ऐसे लोग अगर बिजनेस में है, मेडिकल वाले बिजनेस में है, तो इनको फोकट में देने में कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि अगर हर जगह फोकट में बांटते बैठेंगे तो भाई वो हडूप बनाने वाले का फायदा क्या? उसने इतनी मेहनत करके, वो बेचारा मतलब वो मजूरी था ना, वो उसने इतना मजूरी किया होगा ना, डेवलपर होगा वो, उसने इतनी मेहनत किया, इतना अच्छा बनाया, और फिर बाद में पता चल रहा है कि उसी को बेनिफिट नहीं है। तो दैट्स नॉट फेयर। इसी के लिए फिर इसके अंदर भी ओपन सोर्स और एंटरप्राइज आ गया। So when you go for open source, that's your Apache Hadoop. Apache is a open source software license project. Alright, तो Apache के अंदर जितने भी आते हैं वो सारे प्रोजेक्ट ओपन सोर्स होते हैं, यू कैन इम्प्लीमेंट इट। तो अभी Apache Hadoop से पहले Apache को देख लेंगे। तो ये वाला Apache देखना है हमें, Apache Software Foundation। So if you go here, यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट्स है। So you just click on the drop down there and go to project list। So when you go here, यहाँ पर देखो इतने सारे प्रोजेक्ट हैं। ये सारे प्रोजेक्ट तुम स्टडी कर सकते हो फॉर फ्री, और इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बिग डेटा के रिगार्डिंग है। तो बिग डेटा का इकोसिस्टम है। तो अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे बाय कैटेगरी, देन यू विल हैव बिग डेटा। तो इसके अंदर तुम्हें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो कि बिग डेटा कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो यू विल गेट द डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हियर। तो ये सारे प्रोजेक्ट एक एक चीज के लिए बने हैं। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एक एक चीज? तो लेट्स से वी गो हियर। अब हडूप का बिग डेटा का इकोसिस्टम, दिस इज अ रियली क्रूशियल पार्ट। ये एक्चुअली तुम्हें अपना जब तक कोर्स चलेगा तब तक ये चीज बार बार आने ही वाली है, और ये अभी पूरा किसी को समझेगा भी नहीं। बट विद द टाइम यू विल स्लोली बिगिन टू डाइजेस्ट ऑल ऑफ द इकोसिस्टम। देखो भाई, ये सिस्टम जो तुम देख रहे हो, ये जो प्रोजेक्ट की लिस्ट है, तो एक बात समझ लो कि ये एक एक प्रोजेक्ट डेवलप करने में किसी ने अपने 5-5 10-10 साल लगा दिया है। कुछ प्रोजेक्ट इसमें ऐसे हैं जिसके ऊपर लोगों की जिंदगी निकल रही है। दे ओनली नो वन टेक्नोलॉजी, और उसके ऊपर उनका पूरा जिंदगी निकल रहा है। ऐसे भी प्रोजेक्ट इसके अंदर है। सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि अपन इसको सीख जाएंगे
2 लेक्चर के अंदर, 4 लेक्चर के अंदर, या फिर 1 महीने के अंदर। इट नीड्स टाइम, और टाइम के बाद भी हम ये पूरे नहीं सीख पाएंगे। ये पूरे मुझे भी नहीं आते, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट मैंने भी नहीं किया है, ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, सो यू विल स्लोली बिगिन टू स्टडी वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। जो ज़रूरत पड़ी, आर्किटेक्चर एक खोला हमने आज, एक केस स्टडी देखा, उसमें हमको फैमिलियर वर्ड्स कुछ सुनाई दिए, लेकिन देर वॉज सम अनफैमिलियर वर्ड्स। तो अब इन वर्ड का क्या करना है, इन वर्ड को गूगल करना है। अगर ये प्रोजेक्ट है तो फिर उसका सर्च करना है, उसका इन्फो लेना है। इन्फो कैसे लेते हैं हमें पता है, यू जस्ट गो हियर, यू क्लिक हियर, तो अपने को यहाँ पे इसका पूरा इन्फो मिल जाता है। देखो, तो ये बोलेगा कि ये XYZ प्रोजेक्ट किस चीज़ के लिए बना है, ये क्या करता है, कौन सी कैटेगरी में आता है, ये क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अकॉर्डिंगली किसी भी चीज़ का अगर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें उसका मिल जाएगा, जो भी और डिस्क्रिप्शन है, जो भी एम था उसे डेवलप करने का, जो सर्विसेज वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है, यू विल गेट दैट। सो इफ यू गो हियर, एच में अपना पहला आता है हडूप। तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा अपाची हडूप प्रोजेक्ट डेवलप्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर रिलायबल, स्केलेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्लाउड से मैच खाती है। क्लाउड के बारे में जब तुम पढ़ते हो, तुम्हें रिलायबल, स्केलेबल, डिस्ट्रीब्यूटेड तीनों चीज़ें सुनाई देती है। इसके एडिशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी है। सो बेसिकली इन्होंने जब हडूप डेवलप किया, तो रिलायबल का मतलब क्या? रिलायबल मतलब वंस यू स्टोर द डेटा देयर, यू कैन बी श्योर कि वो करप्ट नहीं होगा। यू कैन बी श्योर कि जब तुम्हें चाहिए तब तुम्हें डेटा मिलेगा। रिलायबल का मतलब वो होता है। अगर ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर यू स्टोर 5 टेराबाइट्स ऑफ डेटा और तुम्हें वक्त पर उसमें का 1 GB नहीं मिल रहा, दैट्स नॉट रिलायबल, बिकॉज नाउ यू आर नॉट गेटिंग वॉट एवर यू वॉन्ट ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। तो रिलायबल का मतलब होता है जब चाहिए तब तुम्हें वो चीज़ मिल भी सके, उसका भी रिलायंस से कनेक्शन है। देन यू हैव स्केलेबल। तो स्केलेबल का मतलब क्या? लेट्स से कि तुम्हारे पास 60 कोर का एक मशीन है, सॉरी 60 नोड का एक क्लस्टर पकड़ लो। तो मशीन ने एक क्लस्टर पकड़ो जिसके अंदर 60 नोड्स है। नाउ यू वांट टू स्केल इट अप टू 100 नोड्स, तो फिर हडूप बदलना पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो। तो हडूप क्या करता है, 2 मशीन से 20 मशीन में, 60 मशीन से 600 मशीन में आराम से स्केल अप हो सकता है। इट कैन ग्रो इटसेल्फ ऑन अ नंबर ऑफ मशीन्स, इसीलिए उसे स्केलेबल बोला जाता है। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी। अब देखो, क्लाउड का जो बूम है वो इसी की वजह से है, इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये प्रॉपर्टी तब हडूप में थी, वो ऑन अ सॉफ्टवेयर लेवल थी। गेट द डिफरेंस हियर। व्हेन यू से कि क्लाउड के अंदर यू कैन डू द स्केलिंग, व्हाट यू आर सेइंग इज तुम अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज स्केल कर सकते हो। तुम एक्चुअली सर्वर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, यू आर डूइंग दैट। बट व्हेन यू आर स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ हडूप, हडूप जब आया तब क्लाउड नहीं था। सो बेसिकली व्हाट पीपल मेंट बाय स्केलिंग इज तुम्हारे पास ऑलरेडी हार्डवेयर होगा। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि 60 नोड का क्लस्टर है तो तुम्हारे पास 60 नोड का ही हार्डवेयर है। हार्डवेयर तुमने 500 नोड का लेके रखा होगा, लेकिन ड्यू टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट तुमने 60 के ऊपर शुरू किया प्रोजेक्ट, एंड देन यू स्केल इट अप। यू स्केल इट अप टू 100, यू स्केल इट अप टू 200। तो उसे स्केलिंग बोला गया, दैट वाज ऑन अ सॉफ्टवेयर लेवल। गेट द डिफरेंस ऑफ स्केलिंग। एंड देन यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं दैट वेन एवर यू हैव अ रिक्वायरमेंट कि तुम्हें एक टास्क करना है, तो उसके तुम्हारे पास 2 वे होते हैं। मैं करूँगा, पूरा काम मैं ही कर लूँगा। अब टीम्स में तुम लोग देखो, कॉलेजेस में वगैरह तुमने जिंदगी का भी एक्सपीरियंस किया है, तो तुमने लोगों को एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसे लोग एनकाउंटर हुए होंगे तुम्हें। सो देर आर पीपल हु आर लाइक सब मैं करूंगा। इफ यू से एनीथिंग, ये XYZ काम है, हाँ वो भी मैं करूंगा, दूसरा काम है वो भी मैं कर लूंगा। तो ये बंदा जो होता है या ये जो लड़की होती है, ये डोमिनेटिंग होती है। ऑलराइट, शी डजंट वांट टू शेयर द वर्कलोड आल्सो, everything will be done by me. And then there is a second kind of person. ऑलराइट, ये जनरली टीम का एम्बियंट पर्सन होता है, जिससे लोग आर्ग्यू भी नहीं करते। आर्ग्यू क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर कोई छोटा भी काम है ना, तो ये बंदा क्या करता है, उस छोटे काम को भी और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्या नोट्स निकालना है क्या भाई, तू पहले यूनिट के निकाल, तू दूसरे यूनिट के निकाल, तू तीसरे यूनिट के निकाल, चौथा यूनिट में देखूंगा। दिस इज द गाय जो ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है, बिकॉज नाउ ही इज हार्नेसिंग द पावर ऑफ डिफरेंट पीपल। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। जब तुम्हें कंप्यूटेशन करना है तब तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट वे इज मोनोलिथ कंप्यूटिंग।
मोनोलिथ का मतलब क्या, मैं आऊंगा मैं सब कुछ करूंगा। ऑलराइट, तो मोनोलिथ को डीमन कंप्यूटिंग भी बोला जाता है, कि अपने पास एक बहुत बड़ा शैतान है और वो शैतान सारे काम को निपट देगा, जीनी टाइप में। तो वो होता है मोनोलिथ कंप्यूटिंग। एंड देन देयर सेकंड टाइप जहां पर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं, और ये कम पावर वाले लोग भी मिलके बड़े काम को अकम्प्लिश कर लेते हैं, बिकॉज यू हैव दैट स्ट्रेंथ, दैट वर्कफोर्स, वो नंबर्स है तुम्हारे पास में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग रिलाइज ऑन दीज नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के कुछ फायदे हैं। वो फायदे ऐसे हैं कि लेट से तुमने मोनोलिथ बनाया, तुम कर करके कितना सिक्योर करोगे सिस्टम को। एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जहां पे द फेल ओवर इज इनएविटेबल। मतलब समझो पावर का इश्यू है, तुमने बैकअप कर लिया, तुमने सब कुछ क्रिएट कर लिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आ सकता है, समझो कोई एक्सटर्नल फैक्टर आया, किसी चूहे ने तुम्हारे वायर्स खा लिया, तो अब तुम्हारे मशीन का कम्युनिकेशन को तो चला गया। गारंटीड कि डेटा सेंटर में चूहे नहीं आएंगे, बट यू गेट द पॉइंट। ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा कि एक सीधा साधा वायर भी अगर कट ऑफ हो गया, कुछ मिनिमम अगर डैमेज हो गया, वो मिनिमम डैमेज भी अगर तुम्हारे सिस्टम को स्टॉप कर दिया, देन नाउ तुम्हारा पूरा मोनोलिथ बंद हो चुका है, तुम्हारा पूरा एप्लीकेशन डाउन है, और जब तक वो सेटअप कंप्लीट नहीं होगा मोनोलिथ रिटर्न ज्वाइन नहीं कर सकेगा काम को। नाउ लेट्स लुक एट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में अगर एक आध मशीन है, उसका वायर चला गया, किसी का पावर कट ऑफ हो गया, तो भी काम पूरा नहीं रुकने वाला, काम चलता रहेगा। देर विल बी सम परसेंटेज ऑफ वर्क दैट विल बी स्टॉप। ये बेनिफिट है, क्योंकि मैक्सिमम वर्कफोर्स तो अकम्प्लिश हो रहा है ना। देखो, जिस लड़की ने बोला कि मैं सारे नोट्स निकाल लूंगी, वो अगर भगवान ना करे वो बीमार हो गई, तो अब तो पूरा काम स्टॉप हो गया ना। अब बाकी के 10 लोग उसके भरोसे के ऊपर है। और जिस लड़के ने बोला था कि भाई हम 5 लोग मिलकर नोट्स निकालेंगे, 5 में से अगर एक बंदा बीमार पड़ गया तो एक यूनिट के नोट्स नहीं निकल रहे, बाकी 4 यूनिट के नोट्स निकल रहे हैं। दैट मीन्स काम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। वो जो बीमार बंदा है वो ठीक होगा तो वो 5वें यूनिट के नोट्स निकाल लेगा। अगर नहीं हो पाया वो रिकवर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब 4 लोगों का हो जाएगा तो ये उसका वर्कलोड शेयर कर लेंगे और उसे अकम्प्लिश कर देंगे। दिस कैन नॉट हैपन इन मोनोलिथ। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस, और ये बहुत मैटर करता है व्हेन यू आर स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस। मिशन क्रिटिकल का मतलब क्या, जो प्रोडक्शन में चालू है। मिशन क्रिटिकल मतलब जिसमें तुम्हें 1 मिनट का डाउन टाइम भी अलाउड नहीं होता, और ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, ऐसी चीजें रिक्वायर्ड है, इसीलिए क्लाउड का डिमांड है। क्लाउड का डिमांड ये जो हम EC2 बना रहे बिगाड़ रहे उसके अंदर नहीं है। डिमांड है कि भाई 1 मिनट का भी डाउन टाइम मुझे नहीं चाहिए, और ऐसे लोग होते हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। फ्लिपकार्ट 1 मिनट के लिए अगर बंद पड़ता है तो कितने करोड़ों का नुकसान हो जाएगा उसका। इसीलिए फ्लिपकार्ट कैन नॉट स्टे डाउन। तो वो जो डाउन टाइम है वो रिक्वायर्ड नहीं होता लोगों को, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वो यूज करते हैं। देन यू हैव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो हडूप के अंदर क्या है, यू कैन प्रोसेस लार्ज डेटा सेट एटसेट्रा एटसेट्रा, उन्होंने सारी चीजें यहाँ पर लिख के रखा है, तो यू कैन रीड दैट। नाउ व्हाट वी नीड इज, देखो हडूप के अंदर यू हैव मॉड्यूल्स। तो ये 4 मॉड्यूल है, इन्हें बोला जाता है कोर हडूप। तो कोर हडूप बोलने का मतलब क्यों, अगर हडूप है तो हडूप बोलो, कोर हडूप क्यों बोल रहे हो? बिकॉज जब ये डोमेन बना और जब हडूप बना, तो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज हर एक ने एक एक प्रोजेक्ट पे काम करना चालू कर दिया। तो कोई बंदा था जो स्ट्रीमिंग डेटा के ऊपर काम करता था, तो ये स्ट्रीमिंग डेटा वाले ने क्या किया, एक सर्विस डेवलप किया जो हडूप को स्ट्रीमिंग डेटा के साथ काम करने देगा। इसका मतलब अभी इसने एक कंपोनेंट ऐड किया हडूप के इकोसिस्टम में, और ये एडिशनल कंपोनेंट क्या कर रहा है, ये स्ट्रीमिंग डेटा को संभाल रहा है। कोई बंदा था जो ग्राफ के ऊपर काम कर रहा था, इसने एक कंपोनेंट बनाया जो क्या करेगा, पोस्ट हडूप प्रोसेसिंग विजुअलाइजेशन में मदद करेगा। तो अब एक और कंपोनेंट बन गया, देखो एक कंपोनेंट आगे लगा। स्ट्रीमिंग डेटा मतलब डेटा इंजेक्शन का लेयर है, तो यहाँ से डेटा आ रहा है मतलब ये आगे लगा। देन यू हैव ग्राफ। ग्राफ मतलब डेटा प्रोसेस करने के बाद में लगता है, तो ये पीछे लग गया। 2 कंपोनेंट हो गए। ऐसे देर आर अप टू 64 कंपोनेंट्स। तो 64 डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो एक इकोसिस्टम में आते हैं।
इतने तक तुम इंटीग्रेट कर सकते हो फॉर अ सिंगल हडूप इकोसिस्टम। अपाची हडूप में भी कर सकते हो, एंटरप्राइज में भी कर सकते हो। तो अब भाई 64 तो सीख नहीं सकते हम। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोर हडूप के कंपोनेंट समझेंगे, और उसके बाद में हम कुछ 3-4 कंपोनेंट देखेंगे धीरे धीरे, जो कि प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं, स्ट्रीमिंग डेटा के लिए यूज होते हैं। एंड वंस यू गेट फैमिलियर विथ इट, तो तुम्हें धीरे धीरे वो ग्रास्प आते जाएगा। लेट्स सर्च फॉर एन इमेज। अगर तुम ये ऐसा सर्च करोगे, देखो ये सारे ड्यूरेका इंटेलीपैथ ऑफिशियल यहाँ पर है ही नहीं। ये देखो ये सैप का मिल गया हमें। तो ठीक है, फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस लेट्स यूज सम ऑफ दिस, लेकिन इन पे रिलाई नहीं करना है हमें, बिकॉज ये दीज आर नॉट रिलायबल वेबसाइट्स। एड्यूरेका, इंटेलीपैथ, तुम लोग भी अगर कोई होगा तुम में जो कि अभी तक जिसे समझा नहीं कि भाई क्या देखना है, और अगर यूट्यूब पे जाके कोई देख रहा है, तो वहाँ पे इनके वीडियो होते हैं एड्यूरेका के, इंटेलीपैथ के, और लोग होते हैं कुछ कुछ जो कि इतना सब अपना लेक्चर होने के बाद में, मतलब वो ऐसा होता है वाटर अंडर द ब्रिज, और वो एक्चुअली वाटर नहीं, वो गटर अंडर द ब्रिज हो गया, क्योंकि इतनी सारी चीजें बोली जा रही है और तुम मतलब उसको ग्रास नहीं कर रहे हो। यू आर स्टिल गोइंग टू यूट्यूब एंड यू आर स्टिल लुकिंग एट द फेल्ड पीपल। तो यहाँ पर तुम्हें एक इमेज मिलेगा, इसके अंदर देखो सारे कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स है इनको तुम अपाची के अंदर मिलेंगे तुम्हें, ये सारे एच बेस है, स्पार्क है, अपाची स्पार्क, स्टॉर्म है, उसके बाद में यान है, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये सारी चीजें मिलके क्या कर रही है, ये कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं। देखो एच बेस क्या कर रहा है, एक नो सीक्वल डेटाबेस को ऐड कर रहा है। महूत क्या कर रहा है, मशीन लर्निंग को ऐड कर रहा है। पिक क्या कर रहा है, स्क्रिप्टिंग को ऐड कर रहा है। मतलब ईच ऑफ दिस कंपोनेंट इज एडिंग समथिंग। देखो हमने डेटा इंजेक्शन देखा, तो वो डेटा इंजेक्शन का काफका है। काफका एंड स्टॉर्म क्या करता है, स्ट्रीमिंग डेटा को इंजेस्ट करता है। यहाँ पर स्ट्रीमिंग लिखा है, लेट मी ट्राई टू, यस। तो ये जो काफका एंड स्टॉर्म है, व्हाट दीज आर डूइंग इज स्ट्रीमिंग डेटा इंजेक्शन। तुम्हारे पास में एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए हाइव है, ड्रिल है, तो ये सारे कंपोनेंट्स क्या करते हैं, एक एक चीज को ऐड करते हैं हडूप के अंदर, और बेसिकली इससे हडूप स्ट्रांग बनता गया, बिकॉज ओपन सोर्स था। तो लोगों को, जब कोई तुम्हें अगर फ्री में बहुत बड़ी चीज देगा ना, तो तुम उसको भी एज अ कॉम्प्लीमेंट कुछ ना कुछ देना, अंदर से फीलिंग आती है अपने को, इट्स द ह्यूमन नेचर। तो अगर किसी ने अपने को फ्री में XYZ चीज दे दी, तो अपने को उसको एटलीस्ट थैंक यू बोलने का डिफॉल्ट है हमारा। वैसा ही व्हेन समवन डज मोर थिंग्स फॉर यू, जब तुम्हें एक्सपोनेंशियली कुछ ज्यादा मिल जाता है, और तुम्हें बाद में रियलाइज होता है कि भाई दिस इज मोर देन व्हाट आई थॉट ऑफ, दिस इज मोर देन व्हाट आई हैड पेड फॉर, तो तुम ऑटोमेटिकली यू आर ग्रेटफुल टुवर्ड्स दैट पर्सन, एंड व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ ग्लोबल फिनोमिनन, और ये कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से ये इतना डेवलप होते गया। तो हमें धीरे धीरे ये सारे कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, नॉट राइट नाउ। तो इसके अंदर यू कैन सी कि ये फ्रीक्वेंटली आएंगे, देखो नाम, हाइव, पिग, जू कीपर, अपाची एच बेस, ये नाम सारे बार बार आने वाले हैं, काफका बार बार आएगा। सो जस्ट गो एंड चेक कि ये चीज़ें क्यों यूज होती है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन भी समझेगा। पहले जाके तुम वॉट और वाई समझ लो उनका। तो उनका वॉट और वाई कहाँ से समझना है, यहाँ से। तो अगर तुम्हें देखना है कि व्हाट कैन काफका डू, के अंदर पहला ही एंट्री है काफका, यू जस्ट गो हियर एंड देन यू रीड कि अपाची काफका क्या कर सकता है। सो इट विल टेल यू ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्या क्या कर सकता है, इसे कौन कौन यूज़ करता है। यू कैन गेट ऑल दोज थिंग्स, यू कैन गेट द फीचर्स। तो एक पेज पे जाके अपने को इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। तुम्हें अगर लगा हाइव क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर हाइव भी है, एच बेस भी है। सो यू विल गेट एवरीथिंग है, बस जाना है, एक पढ़ना है, और बाद तक तुम्हें ऐसे नए नए वर्ड्स पता चलते जाएंगे, तुम्हें वो जाने हैं और बस यहाँ पे जाके पढ़ना है। बिकॉज लुक, इवन इफ इट इज ओपन सोर्स और एंटरप्राइज, द ओनली डिफरेंस कम्स एट द प्राइसिंग लेवल। कोर जो टेक्नोलॉजी है, द कोर वर्किंग ऑफ द टेक्नोलॉजी इज नॉट गोइंग टू चेंज। अपाची काफका को ले लो और एंटरप्राइज काफका को ले लो, द कोर टर्मिनोलॉजी, द कोर वर्किंग इज नॉट गोइंग टू चेंज। इसी के लिए डेफिनेशन तुम सेफली पिकअप कर सकते हो इस वेबसाइट पे। एंड जस्ट बिकॉज ये वेबसाइट ओपन सोर्स है, डजेंट मीन कि इस वेबसाइट पे तुम रिलाई नहीं कर सकते। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट।
ऑलराइट, इसका डेफिनेशन तुम कोट भी कर सकते हो। दैट्स हाउ मच पावरफुल दिस वेबसाइट इज। सो वंस यू स्टडी दिस हडूप, इसके अंदर चार कंपोनेंट्स है। वन इज हडूप कॉमन, वन इज हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, वन इज हडूप yarn, and the next is MapReduce. Ozone is something that we are not looking at right now because this is a relatively new component. तो हमें ये चार रेगुलर कंपोनेंट को देखना है। लेट्स गो फॉर Hadoop कॉमन। तो Hadoop कॉमन के अंदर क्या आएगा? जब तुम बोल रहे हो वेन एवर यू आर इंस्टॉलिंग सम सॉफ्टवेयर यू डू इट ऑफन ऑल्सो। तो अगर विंडोज पे कर रहे हो तो विंडोज पे क्या होता है, देखो एक सेटअप होता है जिसमें हम इंस्टॉल 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 नेक्स्ट 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 क्लिक करते हैं, तो बहुत सारी फाइल्स वहां पर कॉपी होती है। दीज आर कॉल्ड कोर प्रोसेसिंग फाइल्स। इनके अंदर तुम्हारे जो सॉफ्टवेयर है उसका लॉजिक लिखा होता है। तो ये हडूप कॉमन जो फाइल्स है इसके अंदर वो कोर लॉजिक है। दीज आर द कोर फाइल्स जिसके अंदर हडूप का प्रोसेसिंग का वर्किंग है। देन दूसरा पार्ट आता है तुम्हारे पास हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो हडूप ने जब एक प्रोसेसिंग का सिस्टम अपना बनाया तो एक्चुअली रियल रिक्वायरमेंट इसमें फाइल के मैनेजमेंट का है। देखो मेमोरी मैनेजमेंट इज समथिंग जो पढ़ाना चाहिए लेकिन पढ़ाते नहीं है हमको। मेमोरी मैनेजमेंट इज अ लार्ज फेनोमेना। तुम्हें लगता है 8 GB इज बेटर देन 4 GB, वैसा नहीं होता। लेट मी टेल यू, ये पूरी तरह से मिथ है। ऑलराइट, ऐसा कुछ नहीं है कि 8 GB 4 GB से बेटर है। बस आंकड़ा ज्यादा है इसका मतलब वो अच्छा नहीं होता, वो अनाड़ीपना है अपना। द टोटल थिंग डिपेंड्स अपॉन नीचे क्या हो रहा है हार्डवेयर के लेवल पर। ऑलराइट, इंटेल के प्रोसेसर सबको लगता होगा अभी यहाँ पे i5 इज ग्रेटर देन i3। तो बस एक बार जाके देख लो कि इंटेल का जो डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट के साइकिल में कौन सा प्रोसेसर कब बना है, तो तुम्हें समझेगा कि कौन सा प्रोसेसर बेटर है। i5 i3 से बेटर है सबको लगता है यहाँ पे, वैसा भी नहीं है। डिपेंड करता है कि तुम किस चीज के ऊपर देख रहे हो। इसी के ऊपर तो लोग पागल बना रहे हैं ना पूरी इंडस्ट्री को। इसी के ऊपर तो अनाड़ी लोग खरीद रहे सारी चीजों को। दिस डजंट अप्लाई। गो लुक एट द आर्किटेक्चर लेवल, किसका आर्किटेक्चर क्या है, किसका नैनोमीटर कितना था, कौन सा प्रोसेसर, ये सब भी नहीं समझ पा रहे। इतना जाके बस पढ़ लो कि कौन सा प्रोसेसर कौन से साल में आया। तो इतना तो अभी मतलब 10वीं 12वीं के बच्चे को भी समझता है कि जो चीज़ 10,000 में 2010 में आई और जो चीज़ 2015 में आई, तो 15 वाली चीज़ 10 से कुछ ना कुछ बेटर होगी, क्योंकि आगे जो चीज़ आती है वो ऑब्वियसली डेवलपमेंट करके आती है। तो अगर तुम्हें कुछ भी ना समझे तो एटलीस्ट इतना देख लो कि ये डेवलप किस फैशन में हो, तो तुम्हारा ये जो इल्यूजन है ये भी टूट जाएगा। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, फाइल सिस्टम पे अगर तुम कोई चेंज करोगे माइनर, एकदम माइनर चेंज अगर कर दोगे, तो उससे तुम्हारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बूस्ट हो जाता है। 40% 60% का बूस्ट मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम को जस्ट बाय चेंजिंग द स्टोरेज। इसका अगर तुम्हें एग्जांपल चाहिए जो मतलब अगर तुम इतना नहीं जा सकते रजिस्टर लेवल पर, मेमोरी मेमोरी नहीं समझ रहा, मुझे मुझे बस सिंपल एग्जांपल बता दे भाई। तो सिंपल एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। HDD एंड SSD, क्या डिफरेंस है? हार्डवेयर पर डिफरेंस है बस। एक टीबी का HDD इज नथिंग कंपेयर टू 256 GB का SSD। इतना तो अब सबको समझता है कि SSD फास्ट बूट होता है। तो भाई फर्क क्या किया? ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है तुम्हारी, इस पर भी मैक रखो, उस पर भी मैक रखो, इस पर विंडोज 10 रखो, उस पर विंडोज 10 रखो, और बूट टाइम देखो कौन ज्यादा दे रहा है। प्रोसेसर वगैरह कुछ नहीं मैटर करेगा, बस अगर स्टोरेज बदल दोगे तुम्हारा बूट टाइम यू चेंज हो जाएगा। मिनटों का बूट टाइम कुछ 10 सेकंड 5 सेकंड ऐसा आ जाता है। दिस इज द डिफरेंस जो कि एक बेसिक फाइल सिस्टम क्रिएट कर सकती है। तो हडूप वालों को अगर प्रोसेसिंग करना था और वो भी बिग डेटा का, देन वन ऑफ द की थिंग्स इज डेवलपिंग अ फाइल सिस्टम दैट इज रोबस्ट एंड क्विकली अडॉप्टेबल, जो कि क्विकली उतने कॉन्फ़िगरेशन करे। 5 TB का डेटा है भाइयों, ये 5 TB के डेटा का एड्रेसिंग रखना है, जिसे हम लोग हमारी भाषा में मेटा डेटा बोलते हैं। अब मान लो ये 5 TB में से कहीं पे 5 MB का एक फाइल डिलीट कर दिया। ऑलराइट, हुआ नहीं है, किया है। इट इज अ इंटेंशनल चेंज दैट वी हैव मेड। तो ये इंटेंशनल चेंज करने के बाद में अगर ये मेटा डेटा में चेंज नहीं हुआ,
तो प्रोसीजर चलेगा या फेल होगा? ऑब्वियसली फेल होगा। इसका एग्जाम्पल अगर तुम्हें दूं, अब तुम्हें फाइल स्टोरेज के लेवल पे समझेगा नहीं, व्हाट्सएप पे चलो। व्हाट्सएप पे जाते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर क्या होता है, मैसेज को टैग करने का फीचर है। तो जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो अब हम वो मैसेज को टैग करते हैं। देखो, जब तुम टैग कर रहे हो तो तुम क्या करते हो, उस पर्टिकुलर मैसेज का लोकेशन का मेटा डेटा टैग कर रहे हो। इससे क्या होता है, जब अपने को उस मैसेज पे जाना होता है ना, तो हम बस वो टैग के ऊपर क्लिक करते हैं, तो व्हाट्सएप डायरेक्टली ऊपर बढ़ जाता है। देखो, और ऊपर जाके उस मैसेज के ऊपर व्हाट्सएप तुम्हें ले जाता है। अब मान लो तुमने ऊपर से मैसेज डिलीट कर दिया, टैग डिलीट नहीं होता व्हाट्सएप में, क्योंकि व्हाट्सएप अदोप नहीं है। तो व्हाट्सएप में टैग रहता है। तुम टैग के ऊपर क्लिक करते हो तो तुम्हारा व्हाट्सएप ऊपर नहीं जाता, और वो तुम्हें एक एरर देता है। एरर होता है couldn't find मैसेज। ये एरर अपने को व्हाट्सएप देता है। तो व्हाट्सएप क्या बोल रहा है, भाई मेटा डेटा गलत है मेरे पास में, तुझे जो डेटा चाहिए वो डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता, और मैंने गलत मेटा डेटा मेरे पास में रखा है। तो वो खुद की गलती तुम्हें बता रहा है, लेकिन तुम्हें अपनी गलती लगती है यहाँ पे। देखो, अपना माइंड ऐसा कंडीशनड है कि जब व्हाट्सएप बोलता है ना कि couldn't find मैसेज, सबसे पहला हमारे दिमाग को क्या ट्रिगर बैठता है कि भाई कुछ तो गलती हो गई, कुछ तो मैंने गलत कर दिया, या अपने मोबाइल में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। लेकिन वो नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है व्हाट्सएप एक्सप्लिसिटली कि भाई गलती मेरी है। हम उसे गलत तरह से सुन रहे हैं। सुनने में हमारे प्रॉब्लम है कि हम सोच रहे हैं कि भाई अपने मोबाइल की, अपने खुद की गलती है। गलती व्हाट्सएप मान रहा है कि मेरी है, मैंने मेटा डेटा भी डिलीट करना चाहिए था। इसी तरह से ये चीज, अभी चलो ठीक है, तुम्हारे पर्सनल प्राइवेट मैसेज होते हैं, कोई मतलब कंपनी का ग्रुप भी होगा, देन दैट्स नॉट आल्सो दैट मच इम्पोर्टेंट। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस डेटा इज हैविंग डेटा कंप्लायंस। आज से अगले 5 दिन के लिए रोज एक कंप्लायंस पढ़ो। ऑलराइट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेटा कंप्लायंस। मैं तुम्हें दो चार बता देता हूँ। सो डेटा कंप्लायंसेस, एडब्ल्यूएस। तो कंप्लायंस क्या होता है, कंप्लायंस वर्क्स विद द प्रिवेसी एंड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ऑफ द क्लाइंट। तो इसके स्टैंडर्ड होते हैं। ऑलराइट, ये देखो, ये 27001 दिख रहा है तुम्हें। दिस इज एन आईएसओ सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन प्रूव करता है कि AWS का क्लाउड इज सिक्योर्ड। इफ समवन आस्क यू कि भाई क्या गारंटी कि AWS मेरा डेटा चुराएगा नहीं, गारंटी ये है, AWS इज सर्टिफाइड बाय ISO। और ये 27K इज द ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉर डेटा सिक्योरिटी इन द IT डोमेन। तो इनके पास ये है। देन द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस वन। तो अब किसी को GDPR अगर पता नहीं होगा तो इसके बारे में पढ़ो। GDPR इतना तो पता होगा सबको कि फेसबुक का एक स्कैंडल हुआ था जिसके अंदर डेटा लीक हो रहा था। उस डेटा लीक के रेपरकशन में एक GDPR बना। तो GDPR इज अ यूरोपियन लॉ, लेकिन ये यूरोपियन लॉ को पूरा ग्लोब फॉलो करता है, बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड। ऑलराइट, तो वो डिफैक्टो बन रहा है, धीरे धीरे लोग एडॉप्ट कर रहे हैं इसको। यूरोपियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर बना वो। ऑलराइट, उस उनके डिजिटल साइबर कोर्ट में वो पूरा केस चला, इसके लिए उन्होंने वो लॉ बनाया। लेकिन लॉ में कहीं पे यूरोपियन नहीं लिखा, लॉ में लिखा है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो ये क्या करता है, दिस लॉ स्टेट्स कि अगर तुम यूजर हो फेसबुक के और तुम फेसबुक को बोलो कि मेरा प्रोफाइल डिलीट कर दे, मेरा डेटा डिलीट कर दे, देन फेसबुक कैन नो लॉन्गर होल्ड योर डेटा। तो अर्लियर ऐसा हो रहा था कि तुमने प्रोफाइल बना दिया तो तुम्हारा डेटा फेसबुक के पास चला गया। अभी अगर तुम डिलीट करते हो तो तुम्हें हर जगह पर अकाउंट डिलीट करने की फैसिलिटी है। यू गो टू एनी वेबसाइट, उन्होंने GDPR का कंप्लायंस मान्य किया है, एंड ईच एंड एवरी वेबसाइट इज GDPR कंप्लायंट, ईच सोशल मीडिया वर्किंग वेबसाइट। ऑलराइट, तो यह है GDPR कंप्लायंस। एक कंप्लायंस है PCI DSS। PCI DSS काय का कंप्लायंस है, फोन पे के ऊपर दिखता है, अभी किसी ने देखा नहीं होगा, इतना मुझे श्योर है। तो फोन पे का जो लॉगिन स्क्रीन आता है ना, उस लॉगिन स्क्रीन के ऊपर नीचे लिखा होता है PCI DSS कंप्लायंस। लेट मी जस्ट सी दिस वन।
तो अपना फ़ोन पे जब नेक्स्ट टाइम को खोलोगे, तब तुम्हें दिखेगा वहाँ पे नीचे लिखा होता है पीसीआई डीएसएस, और भी 2 होते हैं वहाँ पर। तो पीसीआई डीसीएस क्या बोल रहा है, पीसीआई डीएसएस बोल रहा है तुम्हें, लेट मी जस्ट सर्च इट। ये बोल रहा है कि तुम जो ट्रांसफ़र कर रहे हो फ़ोन पे को इस्तेमाल करके, वो ट्रांसफ़र सिक्योर है। दिस इज़ द इमेज दैट आई वाज़ लुकिंग फॉर। तो ये देखो नीचे 3 लोगो आते हैं। 2 मिनट पहले हमने 27 के सिक्योरिटी की बात की, 27001, वो भी यहाँ पर राइट मोस्ट साइड को लिखा है देखो, आईएसओ 27 के, और लेफ्ट साइड को है पीसीआई डीएसएस। तो पीसीआई डीएसएस के बारे में पढ़ो वो क्या है। अब देखो हम लोग बहुत सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हमको बस इतना ही पता है कि भाई कॉलिंग में किसी को एटीएम का पिन मत बताओ, किसी को बैंक अकाउंट नंबर मत बताओ, अपने कार्ड का नंबर मत बताओ, क्योंकि वो चीज़ टेलीविजन पे आ गई। लेकिन जो टेलीविजन पे आई वो चीज़ 6वीं के बच्चे को भी पता है। तुम इंजीनियर हो, तुम्हें कुछ तो ज़्यादा पता होना चाहिए। फ़ोन पे के ऊपर अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पे जो लिखा होता है उसे कभी कभार गूगल भी कर लिया करो, उससे भी अपना नॉलेज इंक्रीज होता है। सो यू विल नो कि पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस क्या है। तो ऐसा अगले 5 दिन के लिए कंप्लायंस पढ़ो। ऑलराइट, यू विल फाइंड हेल्थ कंप्लायंस हियर, यू विल फाइंड डिफरेंट कंप्लायंसेस। देखो इन्होंने डायरेक्टली कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंट। तो अमेरिका के अंदर कौन से लगते हैं, एशिया पैसिफिक के अंदर कौन से लगते हैं, यूरोप मिडल ईस्ट के अंदर कौन से लगते हैं, दे हैव रिटन ऑल ऑफ देम हियर। इनको छोड़ के जो सर्टिफिकेशन है वो भी है। दिस इज द पावर, इसे पढ़ो। हिप्पा कंप्लायंस, ये मेडिकेयर के डिपार्टमेंट में लगता है। सो देर आर कंप्लायंसेस जो हर एक डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड होते हैं। दीज आर द थिंग्स जिनको अटेंशन देना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ वक्त ऐसा होता है कि क्लाइंट को भी नहीं पता होता वो क्या डिमांड कर रहा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। इसका अगर तुम्हें एग्जाम्पल देना चाहो, सो देर इज अ सर्टन गाय इन अवर सर्कल जो एक एक्सवाइजेड कंपनी में काम करता है। तो क्लाइंट ने एक टिकट बनाया, एंड क्लाइंट ने टिकट बना के रिक्वेस्ट किया कि आई नीड माई क्रेडिट कार्ड पेमेंट हिस्ट्री। तो ये क्लाइंट कौन था, ये क्लाइंट थी कंपनी। ऑलराइट, तो एक्सवाइजेड कंपनी थी, और ये लोग, इन लोगों के पास सारा डेटाबेस था। तो कंपनी वालों ने बोला कि मुझे एक्सवाइजेड कस्टमर का क्रेडिट कार्ड पेमेंट हिस्ट्री चाहिए। तो तुम्हारे पास में ताकत है, वो जो बंदा बैठा था सिस्टम पे उसके पास में कंट्रोल था कि वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हिस्ट्री ढूंढ सके। लेकिन डेटा कंप्लायंस सेज कि अगर, जब तक तुम उस कस्टमर का कंसेंट नहीं लेते, यू कैन नॉट शेयर द डेटा ऑफ दैट कस्टमर। तो एक्चुअली अथॉरिटी था इस बंदे के पास कि ये क्लाइंट को डेटा दे दे, लेकिन इसकी भलाई किस चीज़ में थी कि ये उस क्लाइंट को लिख के भेजे, अकॉर्डिंग टू डेटा कंप्लायंस आई कैन नॉट प्रोवाइड यू द डेटा, इफ यू कैन प्लीज सीसी द कस्टमर ऑन दिस टिकट, देन आई माइट बी एबल टू प्रोवाइड यू द डिटेल्स। क्योंकि अब तूने कस्टमर को लाया ना भाई, तो अगर कस्टमर बोलेगा कि ये कंपनी वाले को मेरा डेटा दे तो मैं दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। बेसिकली क्या होता है, देखो व्हेन यू आर वर्किंग विद अ सर्टेन कंपनी, तो सारी चीजें वो कंपनी नहीं एक्सेस करती। लेट से तुमने कोर्सेरा के ऊपर एक कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो अब तुम्हारा जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कोर्सेरा नहीं देखता, कोर्सेरा बस रिले देखता है। तुम्हारा ऑथोराइजेशन कोर्सेरा नहीं देखता। ये चीजें अलग कंपनीज को दी जाती है, तो ये सारी कंपनी साथ में काम करती है। अब तुम किस कंपनी में काम को लगोगे दैट इज नॉट फिक्स, इट इज नॉट सर्टन कि तुम एक टोटल इंडिपेंडेंट कंपनी को लगोगे। तो हो सकता है तुम इस जगह पर हो, इस बंदे की जगह पर, और तुम्हें सामने वाला बोले कि भाई मुझे डेटा चाहिए। तो इंटरव्यू के अंदर ऑल्सो यू आर सपोज टू गिव दीज आंसर्स ओनली, क्योंकि ये आंसर आज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ये ग्लोबल लेवल पे है, इसे कोई ऐसा नहीं है कंपनी वाला जो डिनाई कर सकता है। उससे बुलवा लो वो चीज़ लगे तो, डजेंट मैटर तुम इन्फोसिस में बैठे हो, तुम कॉग्निजेंट में बैठे हो, या डेलॉइट में बैठे हो। इंटरव्यू के लिए तुम कहीं भी बैठो, ये जो लॉ है, लॉ अप्लाइज टू एवरीवन, कंप्लायंस अप्लाइज टू एवरीवन, अनटिल एंड अनलेस वो सीएसआईटी में है, उसे माननी ही पड़ेगी तुम्हारी बात। सो यू आस्क द मैनेजर इटसेल्फ, जो वहां पे बैठा है उसे बोलना है कि आई हैव द पावर टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, बट एज पर द कंप्लायंस आई कैन नॉट प्रोवाइड दैट डेटा। तो वो बोलेगा नहीं नहीं क्लाइंट डिमांड कर रहा है, तो तुम बोलोगे हाँ करने दो ना, क्लाइंट को डिमांड करने दो। कल को अगर कोई इश्यू होता है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ क्लाइंट अपने ऊपर ही बैकफायर होगा। सो एक्चुअली वी आर सपोज टू मेक द क्लाइंट अंडरस्टैंड,
एंड अनलेस इट इज नॉट रिटर्न इन द एग्रीमेंट कि हम कंप्लायंस को फॉलो करेंगे या फिर हम कंप्लायंस को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक मैं डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकता और मैं डेटा प्रोवाइड करूंगा ही नहीं। दैट इज द रियल थिंग, दैट इज द रियल थिंग ऑफ अपोजिंग समवन एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। क्योंकि लोग कैसा होता है, वो इंटरव्यू लेने वाला भी अनाड़ी होता है, उसे भी सारी चीजें पता नहीं होती। देखो बेसिकली अगर उसे पता होता तो वो उस जगह पर नहीं बैठता। अब तुम्हें ये जो सारी चीजें पता चल रही है ना, तुम किसी का इंटरव्यू लेने बैठोगे नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, तुम 10 साल में बहुत आगे चले जाओगे, बिकॉज यू आर गेटिंग द स्टैंडर्ड्स नाउ। तुम नहीं रुकने वाले वो चीजों में, वही वही पोजीशन पे गोल गोल घूमते। लेकिन ये चीजें उसे नहीं पता, इसीलिए तो वो वहां पर बैठा है। अगर पता होती तो वो भी सी सूट के साथ में घूमता ना, इंटरव्यू थोड़ी लेते बैठता तुम्हारा। तो ये चीजें उसको नहीं पता, इसके लिए उसको गॉड नहीं समझने का। वो गॉड नहीं है, वो भी ह्यूमन है। जैसा अपन ह्यूमन है, वो भी ह्यूमन है। जो लॉ अपने पे अप्लाई होता है, वही लॉ उसके ऊपर अप्लाई होता है। बट द ओनली थिंग इज, बात कैसी करनी है वो आना चाहिए। क्योंकि हमें रूडली भी नहीं बोलना कि नहीं नहीं भाई तेरे को थोड़ी पता है, ऐसा थोड़ी होता है। यू डोंट टॉक लाइक दैट, यू टॉक इन द प्रॉपर मैनर यूजिंग द वर्ड्स irresponsible, not subjected to, स्पेक्यूलेटिव। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें वजन डालती है और इन चीज़ों का मतलब नहीं पता होता सामने वालों को। ठीक है, अपने को लगता है कि ये गालियाँ है, ये गालियाँ नहीं है भाई, दीज आर स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड्स। गालियाँ लिख के बताओ तुम्हें तो तुम्हें समझ जाएगा गालियाँ क्या होती है। ये स्टैंडर्ड वर्ड्स है इंग्लिश के। ये तुम्हारे दिमाग में आ गया कैसे कि नॉट सब्जेक्टेड टू नहीं बोलना चाहिए, स्पेक्यूलेटिव नहीं बोलना चाहिए, इररिस्पॉन्सिबल गलत वर्ड है, ये तुम्हारे दिमाग में कचरा आया भाई। ये है नहीं। तुम बोल सकते हो, तुम इंटरव्यू में बोल सकते हो। सर दैट इज टोटली इररिस्पॉन्सिबल, दैट इज नॉट रेलेवेंट, ऐसा बोल सकते हो तुम। किसने बोला कि तुम नहीं बोल सकते? इट इज अ प्रॉपर मैनर, प्रॉपर लैंग्वेज है। बस तुम यूज कैसा करते हो उसके ऊपर डिपेंड है, वो तुम्हें आना चाहिए। वो तुम्हें अब तक आता नहीं है। अगर तुम्हें कोई बोल देगा कि यू आर स्पीकिंग इररिलेवेंट थिंग्स, तुम्हें लगता है कि भाई ये मुझे भाव नहीं देता। तुम्हें अगर कोई बोल रहा है कि यू आर स्पीकिंग इन चाइल्डिश मैनर, वो सही बोल रहा है। चाइल्डिश गाली नहीं है, तुम्हारा मेंटेलिटी गलत है कि तुमको चाइल्डिश गाली लगती है। क्या कर सकते हैं अभी उसको? पर्सन कैन नॉट चेंज द लैंग्वेज, यू कैन नॉट चेंज द लैंग्वेज। ऐसा तो ऐसा है ना, इट्स इज द रेगुलर वे। अगर तुम किसी को नाम लेके बात कर रहे हो, दैट इज नॉट रूड। लेकिन तुम नाम लेकर उससे तू तड़ाके से बात कर रहे हो, दैट इज रूड, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग हिम। दैट इज द डिफरेंस। किसी के साथ बात करना कि XYZ पर्सन का नाम लेना, राहुल कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, नथिंग रूड इन दिस, नथिंग रूड। राहुल क्या आप मेरी प्लीज मदद कर सकते हैं, ये भी रूड नहीं है। राहुल प्लीज मदद करेगा क्या मेरी, ये रूड है। इवन इफ यू आर सेइंग प्लीज देयर, तुम उसे तू तड़ाक से बात कर रहे हो, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। नॉट एक्सेप्टेबल वर्ड है, तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं हम। द ओनली थिंग इज कैसे यूज करना है वो पता होना चाहिए। तो अपने को पता नहीं होता, इसके लिए अपने को अब ये डेटा कंप्लायंस वाला जो चीज़ है, ये पता है क्या, जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस है ना, उनको पता होती है ये चीज़ है। ये 2 साल वाले को भी डेटा डेटा कंप्लायंस समझता नहीं है, वो बस हवा में बातें उड़ाते रहता है कि हाँ हाँ कंप्लायंस होता है, कंप्लायंस होता है। अबे यूज़ किया क्या तूने कभी क्लाइंट के साथ में? कभी तूने डे टू डे लाइफ में कंप्लायंस वर्ड यूज किया क्या? अंटिल एंड अनलेस यू यूज इट इन योर वोकेबलरी, you absolutely have no idea what that word means, and people do not have idea of these things. लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिस्ट करके रखी है, देखो इन्होंने पूरा लिस्ट का लिस्ट दे चुका है कंप्लायंस का। तो ये चीज़ें धीरे धीरे समझती है। अब किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाओ और मुझे ढूंढ के बताओ कि कौन सा प्लेटफॉर्म क्लाउड कंप्लायंस सिखाता है। जो तुम्हें बोला जा रहा है बार बार, एड्यूरेका इंटेलीपैथ पे मत जाओ, उसका रीज़न ये है। एक बार जाना और उनका सिलेबस देखना, तो उनके सिलेबस में कम पैसे में कम नॉलेज तो मिलेगा, ज़्यादा पैसे में कम नॉलेज भी मिलेगा, लेकिन क्वालिटी नॉलेज कितने भी पैसे देकर भी नहीं मिलेगा। ज़्यादा पैसे देकर भी क्वालिटी नॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं उनके पास। अगर होता तो उनका रिजल्ट होता ना। सो दे डोंट हैव द दिस क्वालिटी थिंग्स। ये जो चीज़ें ज़रूरी होती है, यही वो नहीं पढ़ा रहे, और ये तो अपने सिलेबस में नहीं है।
तो बहुत शरीफ शाणे होते हैं जो सबसे पहले सिलेबस मांगते हैं। अभी भी लोग आते हैं, सिलेबस दे दो भाई, सिलेबस तुम्हें समझ तो भी रहा है क्या? यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड द सिलेबस। अभी भी सिलेबस का पीडीएफ ग्रुप के ऊपर है। वो सिलेबस का पीडीएफ तुम्हें कब समझेगा? जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझा तो सिलेबस क्या समझा भाई लोग? सिलेबस तो तभी समझेगा ना जब इम्प्लीमेंटेशन करते आता है, जब इंडस्ट्री लेवल का नॉलेज है। तब तक तो वही है, जैसा ग्रेजुएट हो गए वैसा ही पढ़ लिया चीज़ों को। EC2 क्या करता है? सर्वर देता है, प्रोसेसिंग करता है, हो गया। That's not the thing, that's not the way things work. So things work according to the industry standard। जो इंडस्ट्री में चलता है वही इंपॉर्टेंट है। अपना इमेजिनेशन कुछ इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। मेरे को तो कुछ भी लगेगा XYZ वर्ड इंपॉर्टेंट है, XYZ वर्ड गाली है, लेकिन मेरे थिंकिंग से थोड़ी कुछ चलता है। अब ये तुम्हें जो चीज़ें बताता हूँ, ये चीज़ें आर नॉट माई थिंकिंग। एवरीथिंग आई डू इज फ्रॉम गूगल। गूगल के ऊपर से ही तुम्हें सारी चीज़ें मिलती है। तो अगर कुछ गलती मिले तो तुम लोग बोल सकते हो मुझे कि नहीं नहीं कृणाल, यू टॉट दिस इन द रॉन्ग वे, ये ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन तुम्हें वो मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग दैट थिंग ऑफ प्रीचिंग समथिंग दैट्स नॉट देयर। तो तीसरा कंपोनेंट तुम्हारे पास आता है यान। यान का कंपोनेंट भी हमने एक ओवरव्यू के लेवल पर देखा था। लेट्स कीप इट डाउन ऑनली। तो यान का कंपोनेंट क्या करता है हमारे लिए? हमने देखा था कि अगर तुम एक सर्विस, एक आर्किटेक्चर बनाते हो, देन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज उस आर्किटेक्चर के अंदर हाउ द रिसोर्सेज आर बीइंग हैंडल्ड। तो हडूप यान क्या करता है? हडूप यान का फुल फॉर्म होता है येट अनदर रिसोर्स निगोशिएटर। सो व्हाट डज अ निगोशिएटर डू? अ निगोशिएटर निगोशिएट्स बिटवीन टू पार्टीज। तो यहाँ पर दो पार्टी कौन है? पहला पार्टी है तुम्हारा जॉब। जॉब मतलब प्रोसेसिंग वर्कलोड। और दूसरा पार्टी है तुम्हारा रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है नोड, जिस नोड के ऊपर प्रोसेसिंग होने वाली है, मशीन, दैट इज योर रिसोर्स। तो इन दोनों के अंदर निगोशिएट करता है यान। इसकी जरूरत क्या आ गई? अब हमने बोला डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग डेवलप हो गया, 50 नोड्स हैं, 50 नोड्स का एक क्लस्टर है तुम्हारे पास में। और दिस क्लस्टर इज डूइंग इज, वो जॉब सबमिट हो रहा है वहां पर और वो प्रोसेसिंग कर रहा है। मान लो 50 जॉब सबमिट हो गए। 50 जॉब सबमिट होने के 10 मिनट्स बाद 5 जॉब खत्म हो गए, 45 जॉब्स रनिंग है। 5 जॉब खत्म होने का मतलब क्या है? 5 रिसोर्सेस आर फ्री। तो अभी मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कंटिन्यूसली चेक करे कौन फ्री हुआ है, और जो फ्री हुआ उसको तुरंत नया जॉब दे दे। दैट्स व्हाट यान डज। तो यान ये चीज़ ट्रैक रखते रहता है कि कौन सा मशीन कितना प्रोसेस कर रहा है और अपने पास कितने जॉब है। अब ऐसा भी नहीं कि ये कंटिन्यूसली जॉब देगा। देखो अगर वर्कलोड ही नहीं है तो क्या देगा वो सामने वाले सिस्टम को? तो बेसिकली उस केस में ये नया जॉब नहीं दे सकता। बट अनटिल एंड अनलेस वर्कलोड है, अ यान इज सपोज टू कंटिन्यूसली एड द जॉब्स टू डिफरेंट नोड्स, टू डिफरेंट मशीन्स। तो ये चीज़ ज़रूरी है एक होना, ये कंपोनेंट अपने को उसका मदद करता है। एंड देन फाइनली यू हैव मैप रेड्यूस। तो अब यही वो चीज़ है जिसके ऊपर हडूप मैप रेड्यूस का पूरा फ्रेमवर्क बना। पहले मैप रेड्यूस आया, उसके ऊपर ही तो हडूप बना। हडूप मैप रेड्यूस क्या करता है? दिस इज अ प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है मैपर और दूसरा होता है रिड्यूसर। ये दोनों जावा में लिखे हैं। तो ये दोनों के दोनों कोर प्रोसेस भी जावा में लिखा है, और इनके ऊपर जो जॉब सबमिट होते हैं वो भी जावा में होते हैं। तो उन जॉब का कोड होता है डॉट जार। डॉट जार फाइल होती है। इस डॉट जार फाइल को बोला जाता है एप्लीकेशन फाइल। तो ये एप्लीकेशन फाइल सबमिट होती है डॉट जार वाली, और इस फाइल से अपने को रिजल्ट मिलता है। जार का मतलब जावा आर्काइवल। सो ये सारा इकोसिस्टम मिला के तुम्हारा कोर हडूप बना। तो देखो चार चीज़ें तो ज़रूरी है। एक तो फाइल सिस्टम लगेगा, क्योंकि ये तुम्हारा NTFS ext4 नहीं यूज़ करता, इसका HDFS यूज़ हो रहा है, ये अलग फाइल सिस्टम है। ऑलराइट, रिमेंबर HDFS इज अ डिफरेंट फाइल सिस्टम। इसमें जो स्टोरेज होता है ये अलग प्रोसीजर से होता है, तुम्हारे रेगुलर हार्ड डिस्क जैसा नहीं हो रहा। देन यू हैव यान। यान क्या कर रहा है? रिसोर्स निगोशिएट कर रहा है।
सो ये जॉब का ट्रैक रख रहा है तुम्हारे। देन यू हैव मैप्रेड्यूस, मैप्रेड्यूस एक्चुअल जॉब एग्जीक्यूट कर रहा है, और इन सारी चीज़ों में जो कॉमन डिपेंडेंसीज है वो हडूप कॉमन में है। ऐसे 4 मॉड्यूल बना के तुम्हारा कोर हडूप बना। इसके एडिशन में अब क्या करोगे, प्रोसेसिंग चाहिए, प्रोसेसिंग के लिए हाइव यूज कर सकते हो, स्पार्क यूज कर सकते हो। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें ऐड होती है इसके अंदर। मैप्रेड्यूस इज द डिफॉल्ट। हाइव और स्पार्क ऐड क्यों करेंगे भाई, कुछ तो एडिशन होगा इसीलिए तो ऐड कर रहे हैं। तो वो एडिशनल क्या फीचर है वो धीरे धीरे समझेगा अपने को। अभी पहला कंफ्यूजन अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर अपने पास मैप्रेड्यूस प्रोसेसिंग के लिए है, देन व्हाई आर वी गोइंग विथ हाइव एंड स्पार्क, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्योंकि वो सवाल आना इंपॉर्टेंट है। हैविंग दैट क्वेरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि अपने पास मैप्रेड्यूस होके ये हाइव और स्पार्क का क्या लफड़ा आ रहा भाई नया। अगर ऑलरेडी है मैप्रेड्यूस तो उसी में क्यों नहीं प्रोसेस कर रहे हैं। सो दैट इज करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग। धीरे धीरे पता चलेगा कि वो क्यों ला रहे हैं अपन। तो यह है तुम्हारा बेसिक इकोसिस्टम। बेसिक इकोसिस्टम के अंदर बस 4 कंपोनेंट आए, और 4 कंपोनेंट का हमने देखा कि उसका पर्पस क्या है इस चीज में आने का। ये बना तुम्हारा कोर हडूप। तो ये कोर हडूप को अभी अगर तुमको इम्प्लीमेंट करना है, देन क्या करना पड़ेगा, लेट्स क्लोज दिस। ये अपाची हडूप है देखो। तो यहाँ पर डाउनलोड में जा सकते हैं हम। तो डाउनलोड में यहाँ पे रिलीजेस देखते हैं, देखो तुमको वर्जन मिल रहे हैं। नाउ इफ यू लुक एट हियर 3.3, 3.1, 3.2 और 2 वर्जन है, एक 2 पॉइंट वाला है, एक 2.9 वाला है। अब नेचुरल मेंटेलिटी ये है कि भाई 3.3 वाला एग्जीक्यूट करते हैं अपन। ये सबके मन में आया होगा कि अगर स्टडी करना है तो 3.3 स्टडी करने में जरूरी, वॉट एवर जिस्ट इज देयर इज इन स्टडिंग 3.3। ये बाकी का स्टडी करके क्या फायदा, लेटेस्ट को स्टडी करते हैं। तो ये टोटली गलत है, क्योंकि 3.3 इंडस्ट्री में नहीं चल रहा। 3.3 इज नॉट बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री। अब इसका प्रूफ क्या, इसका प्रूफ मिलेगा तुम्हें 20 दिन के बाद में। आज तो प्रूफ नहीं मिलेगा। तो आज के लिए मेरी बात पे तो विश्वास रखना पड़ेगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि पुरानी फाइल हम डाउनलोड करें, क्योंकि ये हमें नहीं दे रहा ना। ये बंदा हमें 2.1 से 2.9 से पहले की चीजें नहीं दे रहा। तो मुझे चाहिए कि मैं पुरानी फाइल डाउनलोड करूं। तो पुरानी फाइल को बोला जाता है आर्काइव। ये हमने बिग डेटा लाइफ साइकिल में देखा था। जो चीज पुरानी हो जाती है उसे आर्काइव में रखा जाता है। सो लेट्स गो टू हडूप आर्काइव। हडूप आर्काइव के अंदर यू विल गो टू, नॉट हियर, हमें इस सर्वर पर जाना है, archive.apache.org। so you go here and this is telling you Hadoop releases। तो Hadoop releases के अंदर नाउ अब यहाँ पे देखो 0.1 से लेकर अल्फा वर्जन से लेकर तुम्हारे पास सारे वर्जन तुमको यहाँ पर मिल रहे हैं। So you are able to track point something, you are able to track 1 point something, you are able to track 2 point something, and then there's 3 point something something। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो 3.3 का कब आ रहा है, 2020। अब मुझे एक लॉजिकल चीज बताओ, ये बिग डेटा प्रोसेसिंग है, इसके अंदर लोग तब काम कर रहे थे जब सिर्फ इकोसिस्टम सेटअप करने को 6 महीने लगते थे, सर्वर ऑर्डर करने को 2-2 महीने लग जाते थे। दैट वाज द टाइम जब लोग इसके अंदर काम कर रहे थे। तो अब उस टाइम से जो प्रोजेक्ट बने, उन प्रोजेक्ट का जो आरओआई होता था, वो आरओआई का रेशियो होता था एटलीस्ट 5 years। ऑलराइट, इफ यू हैव अ रियली रियली गुड सिस्टम, 2 साल तो लगेंगे ही। अब ये आरओआई भी बिजनेस का टर्मिनोलॉजी है। तो 2 से 5 साल का आरओआई था, और जो क्लाइंट के साथ में इनका बिजनेस का एग्रीमेंट होता था, वो एग्रीमेंट होता था 10-10 साल का। अब मान लो भाइयों 10 साल का एग्रीमेंट है, ये 2020 चल रहा है, तो हमने कौन सा सीखना चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा होगा। तो आइडियली स्पीकिंग हमने 2010 वाला सीखना चाहिए। क्लाउड भी 2010 में आया था, तो 2010 वाला सीखेंगे तो वो उसने अभी मार्केट सबसे ज़्यादा कैप्चर कर लिया होगा। ये डिफरेंस होता है थिंकिंग में। तो अब हम डायरेक्टली 2010 पे तो नहीं जाने वाले, क्योंकि देखो उसने मार्केट कैप्चर किया, लेकिन अपग्रेड नाम की भी चीज़ होती है, तो अपग्रेड भी हुआ होगा। इसीलिए व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज 2 वर्जन। एक वर्जन सीखेंगे हम 1.2 वाला, क्योंकि ये हडूप 1 में लेटेस्ट वर्जन है।
और हडूप वन सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक हमको नॉलेज चाहिए। अगर तुम में कोई है जो 3 साल का एक्सपीरियंस लगाएगा, कोई बोलेगा कि मैं 2 साल का एक्सपीरियंस लगाता हूँ, देन यू आर सपोज टू नो हडूप वन कैसे था। इवन इफ 2 साल पहले 3 साल पहले तुम काम नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा जो इंटरव्यू लेगा ना, उसे पता होगा कि 3 साल पहले क्या था, 5 साल पहले क्या था। तो वो जानबूझकर तुम्हें ये चीजें पूछेगा। तो इसके लिए हमें हडूप वन और हडूप टू का एक एक दो दो एग्जीक्यूशन करना है। तो आज के लिए एग्जीक्यूशन करेंगे 1.2 का। सो लेट्स गो हियर। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ गई। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक फाइल जिसके अंदर सारा का सारा डेटा हो। तो वो ये फाइल है, Hadoop 121 tar.gc। तो ये फाइल मतलब क्या है, दिस इज अ टार बॉल। टार बॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डॉट टार फॉर्मेट से कंप्रेस किया गया है और इसके अंदर सारी फाइल्स है। सो यू कैन जस्ट राइट क्लिक हियर एंड यू कैन क्लिक ऑन कॉपी लिंक एड्रेस। तो ये करना है हमें, इससे जहां पर पेस्ट करोगे ना वहां पर डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं नए टैब में पेस्ट करूंगा तो इट विल स्टार्ट अ डाउनलोड देयर, बट वी आर गोइंग टू EC2। So let's go to EC2 और फटाफट अपन एक मशीन लॉन्च करेंगे। So the machine that we are going to launch will be now hosting our first big data processing system। तो ये मशीन जो हम लॉन्च करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू यूज नॉर्मल अबंतु मशीन। 16.04 में यूज करूंगा, क्योंकि अभी 16.04 लॉन्च करना इज अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन। अभी किसी को डिफिकल्टी नहीं होती इस चीज में। सो लेट्स लॉन्च इट। लेट्स गिव इट अ ट्राई। और ये है हमारा फर्स्ट डेटा प्रोसेसिंग वाला सिस्टम। Let's select the security group. What do we have here? इसका एक बार सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर लेते हैं एंड देन विल कनेक्ट विद दिस वन। नाउ व्हेन आई एम चेंजिंग द सिक्योरिटी ग्रुप्स, देखो मैं डिफ़ॉल्ट वाले में जा रहा हूँ, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि तुम्हें अपने हिसाब से प्रॉपर सिक्योरिटी ग्रुप का एक PPC बना लेना है, जिसके अंदर तुम्हें चाहिए वैसे 2 अलग अलग प्राइवेट एंड पब्लिक ग्रुप्स बन सके। सो वी आर डन हियर, लेट्स कनेक्ट। अब यहाँ पर हमें एज यूजुअल टेस्ट करके देख लिया, वी हैव नथिंग हियर। तो यहाँ पर हडूप इंस्टॉल करना है, लेकिन हडूप इंस्टॉल करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है जावा। जावा की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हडूप के अंदर मैप रिड्यूस का कंपोनेंट है। देखो एक मॉड्यूल है मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस किसके बेसिस पर बना, जावा के बेसिस पर। हडूप का कॉमन किसके बेसिस पर बना, जावा के बेसिस पर। तो इसके लिए ना चाहते हुए भी डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लायंस है उसका। सो लेट्स गो विथ OpenJDK installation. What we are installing here is OpenJDK. OpenJDK क्या है? OpenJDK is going to provide you a toolkit of basic Java libraries. तो ये ज़रूरत होगी क्योंकि हडूप इसके ऊपर चलेगा। सो सबसे पहले आएगा एरर, फेल टू फेच, फेल टू फेच, फेल टू फेच। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो ये URL है ये आउटडेटेड है। सो लेट्स अपडेट इट। करेंगे sudo apt update
अब जाके तुम्हारा सारा आर्किटेक्चर प्रॉपर सेटअप होगा। अबंतु का आर्किटेक्चर कौन सा है? अबंतु का आर्किटेक्चर है क्लाइंट एंड सर्वर। देखो हमारे पास में जो है वो क्लाइंट है, ये सर्वर पे जाता है और अपडेट लेता है। अब हमने जब sudo apt अपडेट किया ना तो ये सर्वर पर गया। सर्वर कहाँ पर है? US East 1 EC2 archive ubuntu.com। मतलब AWS ने वहाँ पे खुद का एक सर्वर दे हैव होस्टेड देयर। So that's the server from which we have fetched the updates. Now if you input the same command, अब वो सक्सेसफुल होगी क्योंकि now everything has been updated। तो अब ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया तुम्हारा। सो यू हैव इंस्टॉल्ड नाउ जावा। तो ये जावा कौन सा हुआ? ओपन जेडी के इंस्टॉलेशन किया। देन अब हम जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं हडूप। तो हमने वहाँ पे एक यूआरएल कॉपी किया था, वो यूआरएल ये है। ये जो कॉपी लिंक एड्रेस यहाँ से करते हो, ये यूआरएल इज सेम एज यहाँ पर जो https करके लिखा है। तो अब इतना तो सबको पता है। डुप्लीकेट करेंगे तो इट विल डाउनलोड द प्रॉपर फाइल। तो लेट्स ऐड द फाइल फॉर डाउनलोड, और ये फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। नाउ यू हैव डाउनलोडेड हडूप एंड यू हैव डाउनलोडेड जावा ऑल्सो। अब यहाँ से अपना काम चालू होगा। तो सबसे पहले तो जो हडूप डाउनलोड किया, इट वॉज अ टारबॉल। टारबॉल का मतलब क्या होता है? कंप्रेस की हुई फाइल्स। अब कंप्रेस फाइल्स कैसे होती है? तो अपने मोबाइल में जाओ और वहां पर फाइल ब्राउजर होगा। फाइल ब्राउजर के अंदर डू वन थिंग, दो तीन जो इमेजेस होंगे ना, उसे मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट करनी है एंड देन सिलेक्ट ऑप्शंस। तो उस ऑप्शंस के अंदर यू विल गेट एन ऑप्शन, वहां पर लिखा होता है कंप्रेस। दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिंग द फाइल। तो कंप्रेसिंग में क्या होता है? तीन फाइल मिला के तुम्हारा एक फाइल बनेगा। सो व्हाट इट विल डू इज यू विल सिलेक्ट थ्री इमेजेस। तो जरूरी नहीं कि अब थ्री इमेजेस, देखो बाद में सवाल आ जाएगा कि तीन इमेज ही क्यों लिया, वीडियो नहीं ले सकते क्या, टेक्स्ट नहीं ले सकते क्या? तो मैं तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव पर्पज में बताता हूँ, कभी कभी चीजों को लिटरल मत लिया करो। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि तीन इमेज ही लेना है, तुम मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करो। बस इसमें फोल्डर मत लेना क्योंकि तुम्हारा मोबाइल का फाइल ब्राउजर कंप्रेस करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो। लैपटॉप के अंदर होगा तो ले सकते हो फोल्डर भी। सो यू सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स एंड देन गो टू ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस के अंदर तुम्हें मिलेगा कंप्रेस। कंप्रेस जब सिलेक्ट करोगे तो इट विल गिव यू अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स। तो वो तुम्हें बोलेगा कि अब किस फॉर्मेट में कंप्रेस करना है वो बता। तो ये फॉर्मेट तुम्हें वो देगा, डॉट जिप, डॉट रार, डॉट टार, डॉट जीजी, ये सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं। तो इसमें क्या होगा पता है क्या? ये तीन इमेजेस बना के एक इमेज बन जाती है और उसका नाम तुम जो दोगे वो फाइल डॉट जिप या फाइल डॉट टार ऐसा नाम बनता है। नाउ इसका पर्पस क्या है? वाई वुड समवन कंप्रेस इट? तो ऐसे भी तो वो फाइल्स थी, तो कंप्रेस करने की क्या जरूरत थी? सो वन ऑफ द की पॉइंट्स इज ट्रांसपोर्टेशन। तुम्हें जब डेटा सेंड करना होता है ना, देन ड्यूरिंग दैट सेंडिंग ऑफ डेटा, पहली बात तो यह है कि तुम्हें एक बेसिक सिक्योरिटी मिल गई। जब एक आधी फाइल जिप है, तो अगर जिप फाइल के कंपोनेंट जब तक तुम्हारे पास 100% नहीं होते, इट डजंट वर्क आउट। पार्शियल जिप फेल जाता है अगर तुमने प्रॉपर उसे कंप्रेस किया है तो। पहला सिक्योरिटी तो ये आ गया कि अगर तुम नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एंड यू आर प्रोसेसिंग और ट्रांसफरिंग अ कंप्रेस फाइल, सिक्योरिटी है, पार्शियल डेटा ही सामने वाले को मिल सकता है विच इज ऑफ नो यूज टू हिम। दूसरी चीज आती है स्पीड। नाउ ट्राई दिस थिंग, तुम्हें अगर डेटा कॉपी करना है तो इंडिविजुअली फाइल्स कॉपी करके देखो। जस्ट सिलेक्ट 10-15 रैंडम फाइल्स एंड सेंड देम। वाईफाई से सेंड करना है, डाउनलोड करना है, कुछ भी करो, डाउनलोड करके देखो, वहां पर भी पता चलेगा। एंड देन सेकेंड थिंग होता है कि उन सब फाइल्स का मिला के एक जिप फाइल बना दी होती है, उस जिप फाइल को डाउनलोड करो या फिर जिप फाइल को सेंड करना ट्राई करो, कॉपी करना ट्राई करो। जिप इज ऑलवेज फास्टर। तो बेसिक क्या होता है कि हर वक्त तुम्हारे मेटा डेटा का, आइनोड का एड्रेस, ये सारी चीजें बढ़ती नहीं है। जिप का तो एक ही एड्रेस है, एक ही जगह से उठाएगा, एक ही जगह पे भेजेगा। दैट्स वाई ये फास्ट बनाता है प्रोसेसिंग को, ट्रांसफर को फास्ट बनाता है, इसीलिए जिप यूज किया जाता है। तो अभी तुम्हें ये आगे वाला कमांड जो है, ये उसको अनकंप्रेस करेगा, अनजिप करेगा। तो यहाँ पे XZVF ऐसे चार फ्लैग है। हर एक फ्लैग का एक मतलब है जो गूगल करते से ही तुम्हें पता चलेगा।
लेकिन गूगल करके देखना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टार के अंदर जो 4 फ्लैग है हमारे, वो 4 फ्लैग क्या करते हैं वो गूगल से ढूंढो। अब देखो ये कितना प्रोसेसिंग कर रहा है, इतने सारे फाइल्स थे। ऑलराइट, तो ये जितना हमको फाइल्स बताया ना, उतने सारे फाइल्स इसने अनकम्प्रेस किया है। उतने फाइल्स अगर हम वन बाय वन डाउनलोड करने जाते थे, तो रिमेंबर हाउ मच नेटवर्क बैंडविड्थ इट वुड हैव टेकन। हर ट्रांसफर के टाइम को नेटवर्क रिफ्रेश होगा ना, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ रिडंडेंसी, इट इज गोइंग टू क्रिएट डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन। तो ये 2-3 चीज़ों की वजह से इतनी बड़ी फाइल थी उसको उन्होंने कंप्रेस कर दिया। तो एक फाइल हमारा एकदम मक्खन डाउनलोड हो गया। ऑलराइट, हमें स्पीड भी मिला, सिक्योरिटी भी मिला। सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज हमने उनको अनटार किया। तो अब अनटार करने के बाद हमें क्या करेंगे, उसे मूव करेंगे यूजर लोकल फोल्डर में। नाउ यूएसआर इज एन एप्लीकेशन यूजर, यूएसईआर इज अ ह्यूमन यूजर, ये बहुत बार हो चुका। तो ये हडूप ये एप्लीकेशन यूजर के अंदर हमने इसे मूव किया। नाउ इफ यू हिट ls, तुम्हारे पास बस स्टार फाइल है, इसका अनकम्प्रेस कंपोनेंट इधर जा चुका है। लेट्स गो देयर। तो जाते हैं cd यूजर लोकल हडूप को ls, ये इतने कंपोनेंट से देखो। तो हम जाएंगे कॉन्फ के अंदर, लेट्स गो cd कॉन्फ ls। अब यहाँ पर ये फाइल्स मिले, ये फाइल्स दीज आर द फाइल्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। तो ये फाइल से हमको प्यार हो जाना चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट है वो फाइल्स, बिकॉज उनके ऊपर बड़े बड़े सवालों के जवाब इन 4 फाइल्स में होते हैं। तो इन फाइल्स को कुछ नामों से जाना जाता है। यू डू नॉट कॉल देम और सम हडूप फाइल्स और समथिंग। एक तो नॉमेनक्लेचर है, दैट्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। अनदर वर्ड जो यूज किया जाता है वो होता है क्लाइंट फाइल्स। क्लाइंट फाइल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे हडूप का जो डेटा है वो डेटा का लेखा जोखा होता है। तुम्हारा जो क्लस्टर है वो क्लस्टर कैसा बनेगा वो यहाँ पर डिसाइड होता है। तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव डिफ़ॉल्ट फाइल्स। डिफ़ॉल्ट इसके लिए बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई चेंज करना हो ना, तो वो चेंज यहाँ से इफेक्ट लेता है। बेसिक आर्किटेक्चर का चेंज, बेसिक आर्किटेक्चर का चेंज मतलब तुम्हारे डेटा की कितनी कॉपीज होंगी, इस चीज़ को बोला जाता है हडूप की भाषा में रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब कितनी कॉपीज होंगी तुम्हारे डेटा की। तो ये चीज़ यहाँ से कंट्रोल होती है, इस फोल्डर के अंदर से। यहाँ पर एक फाइल है जिसके अंदर हम रेप्लिकेशन सेट करते हैं। अगर तुम बोलोगे 2, तो हर फाइल 2 बार होगी तुम्हारे क्लस्टर में, मतलब उसका 1 कॉपी होगा। अगर तुम बोलोगे 3, तो हर फाइल के 2-2 कॉपीज होंगे, मतलब तुम्हारे पास टोटल 3 फाइल्स होंगे। रेप्लिकेशन को समझ लो, एक होता है ओरिजिनल और एक होता है कॉपी। ये दोनों को मिला के रेप्लिकेशन फैक्टर बना दो। अगर तुम्हारे पास एक ओरिजिनल है और 2 कॉपीज हैं, तो तुम्हारा रेप्लिकेशन फैक्टर बना 3। तो रेप्लिकेशन फैक्टर यहाँ से सेट होगा, और रेप्लिकेशन फैक्टर के ऊपर से डिसाइड होगा कि डेटा के कितने कॉपीज हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या, सिंपल चीज़ है। एक ओरिजिनल 1 जीबी का है, एक कॉपी 1 जीबी का है। रेप्लिकेशन 2 है तो 2 जीबी का स्पेस लगेगा, रेप्लिकेशन 3 है तो 3 जीबी का स्पेस लगेगा। आ गया इंपॉर्टेंस समझ में। अगर ये 50 जीबी का है और रेप्लिकेशन 3 है, तो इसका मतलब 150 जीबी का स्पेस लगेगा। इतना बड़ा डिफरेंस रेप्लिकेशन के सिंगल फैक्टर से आता है। तो इसे ओवरराइड फाइल्स भी बोला जाता है। तो अब ओवरराइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज डिफॉल्ट कुछ सेट है और वो डिफॉल्ट हडूप फॉलो करेगा। अब तुम जो चेंजेस करोगे वो उस डिफॉल्ट को चेंज करने वाला है। तो चेंज करने वाला मतलब इट इज गोइंग टू ओवरराइट इट, इट इज गोइंग टू ओवरराइड द कॉन्फ़िगरेशन। ओवरराइड एंड ओवरराइट आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओवरराइट करना फाइल को होता है, ओवरराइड कॉन्फ़िगरेशंस के सिस्टम को किया जाता है। तो लेट्स गो एंड नाउ कॉन्फ़िगर द सिस्टम। तो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले तो आएगा बैश। देखो हमारी सारी बातें ना जनरली बैश से शुरू होती है। टू एंड फ्रो का जो सेटिंग हुआ, डॉट प्रोफाइल इज अ बैश पैरामीटर, etc होस्ट इज अ बैश पैरामीटर। तो हमारी चीज़ें बैश से शुरू होती है। तो लेट्स गो, सबसे पहले तो cd कर लेंगे, बेसिक डायरेक्टरी में आ जाएंगे। यहाँ पे अगर वो बैश एग्जीक्यूट करोगे तो एरर देगा। लेट्स एग्जीक्यूट हियर।
तो ये क्या कर रहा है, नैनो डॉट बैश आरसी। तो सबसे नीचे जाएंगे, इसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है, हमें समझना ही नहीं है कॉन्फ़िगरेशन कौन से है, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 4 लाइन्स इनपुट करनी है। तो ये 4 लाइन्स क्या कर रही है, ये लाइन्स बैश को बोलेगी कि भाई एक नया सॉफ्टवेयर आया है, उसका नाम है हडूप, एक नया एप्लीकेशन है वो, और हमारे पास जावा का एक वर्जन भी आ गया है। तो ये तुम बैश को बता रहे हो कि भाई अपने पास अपडेट है, अब अपने क्रू के अंदर 2 नए एप्लीकेशन शामिल है। सो यू आर जस्ट मेकिंग द इंट्रोडक्शन ईयर। तो ये इंट्रोडक्शन कर लिया। देखो हडूप प्रीफिक्स के अंदर तुमने बोला यूजर लोकल हडूप, ये वो पाथ है जहाँ पे हमने मूव वाला कमांड एग्जीक्यूट किया था, ये कमांड एग्जीक्यूट किया ना। तो फाइल्स कहाँ गई, ये वाली फाइल्स यहाँ पर गई। मूव तुम्हें पता है पहले पैरामीटर को दूसरी जगह पर फेंकता है, ये तुम्हारा सोर्स है और ये तुम्हारी डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन के पाथ को तुम यहाँ पर दे रहे हो कि भाई सारी फाइल्स यहाँ पर है, उसके बाद में जावा होम का तुम पाथ दे रहे हो इसे। सो लेट्स सेव दिस। नाउ एक क्वेश्चन होता है कि जावा होम का पाथ यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो जावा होम का पाथ ये तुम्हें जावा के रेपोजिटरी का पाथ बताएगा। वेर इज जावा करने पर ये तुम्हें बताता है कि जावा के रेपोजिटरी का पाथ क्या है। ये जो पाथ है ये जावा के एप्लीकेशन का रेफरेंस है। ऑलराइट, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए तुम्हारे पास में ये रीड लिंक का परमिशन भी है। तो ये रीड लिंक के प्रोफाइल को अगर तुम इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो तुम्हें वो जावा का वर्जन भी मिल जाएगा और उसका पाथ भी मिल जाएगा। सो एनीवेज, लेट्स गो टू नेक्स्ट। ये जो फाइल है, अब हम हडूप के अंदर चेंजेस करने वाले हैं। अब हमने जो बैश का कॉन्फ़िगरेशन था वो निपट गया, तो उसका सिंगल कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमें फिर से यहाँ पर जाना है। तो हम फाइल कौन सी एडिट करने वाले हैं, ये वाली hadoop environment.sh. This is the file that we are going to edit. So now let's go to cd user local hadoop conf. इसके अंदर you have hadoop environment.sh. तो इसे एडिट करना है, पहले कैट कर लेते हैं। टैब यूज करने की आदत डाल लो एवरीवन, बिकॉज इफ यू गेट द एरर तो समझ जाना कि हम गलत टाइप कर रहे हैं। जब तक तुम सही टाइप करोगे टैब डायरेक्टली ऑटो पॉपुलेट करते रहता है, तो टैब हमेशा यूज करो। सो ये तुम्हारा फाइल से, अब इसके अंदर सारी चीजें हैश से चालू होती है। देखो कुछ चीजों को छोड़ के बाकी सब हैश से चालू हो रहा है। तो अब तुम्हें हैश बता देता हूँ क्या होता है। हैश सिग्निफाइज कमेंट। कमेंट का मतलब क्या है, ऐसी चीज जो वहां पर अपने पढ़ने के लिए बनाई गई, सिस्टम के एग्जीक्यूशन के लिए नहीं। तो ये हैश कमेंट दे रहा है। अगर ये भी नहीं समझा तो छोड़ दो, बस इतना ध्यान में रखो कि अपने को ये नीचे वाली फाइल्स ऐड करना है भाई। तो ये 2 फाइल्स को हम उठाएंगे और इन 2 फाइल्स को ऐड करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले करना पड़ेगा नैनो। I've done the nano। सबसे नीचे जाना है एंड देन पेज द फाइल्स हियर। ये भी क्या बोल रहा है, ये अब हडूप को बोल रहा है कि जावा कहाँ पर है। पहले जो तुमने किया वो बैश को बताया, बैश कौन है, लिनक्स। अभी तुम्हें हडूप को बताना पड़ेगा कि जावा कहाँ पर है, क्योंकि एक्चुअल काम तो हडूप को ही है ना। इसके जो कॉमन फाइल्स है, इसका जो मैप रिड्यूस है, उसको जावा की जरूरत है। तो इसे भी तो बताना पड़ेगा कि जावा कहाँ पर है। तो तुम अब इससे बता रहे हो कि भाई जावा का होम, मेरे पास जावा का 8वां वर्जन है और ये जावा 8 इस पाथ पर लिखा है। तो ये तुम हडूप को बता रहे हो। नाउ आफ्टर डूइंग दैट, अब तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे दूसरे पैरामीटर्स में। दूसरे पैरामीटर कौन से, जो हमने देखा ना, हडूप एचडीएफएस सिस्टम था अपने पास में, मैपलेट था, यान था, तो उनके चेंजेस यहाँ पर होंगे। तो ये सबसे पहला फाइल है तुम्हारे पास कोर साइट डॉट एक्सएमएल। तो लेट्स, अब इसका कॉपी यहाँ से होगा। रिमेंबर ये दोनों का कॉपीज आता है। वी गो हियर एंड वी डू नैनो। ये कोर साइट डॉट एक्सएमएल यहीं पर है, एंटर इट। और ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पेस्ट करना है, ध्यान रखो।
ये कॉन्फ़िगरेशन के बाहर पेस्ट मत कर देना ऊपर नीचे कहीं भी। इट इज़ बिटवीन टू कॉन्फ़िगरेशन टैग्स। अब यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन है, देखो, पुट साइट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ओवरराइड्स इन दिस फाइल। तो ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास आई हैव सम डिफॉल्ट्स, नाउ तुम्हें जो चेंजेस चाहिए यू नीड टू इनपुट दोज चेंजेस हियर। तो अगर तुम्हारे पास कुछ चेंज के रिक्वायरमेंट है देन उन्हें यहाँ पर पोस्ट करो, अदरवाइज आई एम हैविंग सम डिफॉल्ट्स। तो अपन इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिए। हमने पेस्ट क्या किया, पहली चीज हमने पेस्ट किया कि हमें यूआई कहाँ पर दिखेगा। तो हमें देखना पड़ता है ना कि हमारा जो कंसोल होगा यूआई पे कुछ तो देखना पड़ेगा हमें। तो वो यूआई का कंसोल तुम्हें मिलता है इस जगह पर, लोकल होस्ट कोलन 9000। तो ये हमने उसको बोला कि भाई ये पार्ट डाला तो हमें एच का लोकल यूआई मिलना चाहिए। दूसरी चीज हमने उसे बोली टेम्प्ररी डायरेक्टरी। ये टेम्प्ररी डायरेक्टरी जो इन जॉब प्रोसेस होती है उनके लॉग के लिए या फिर टेम्प्ररी डेटा स्टोर करने के लिए लगती है। तो हमने उसे एक टेम्प्ररी डायरेक्टरी का पाथ दे दिया। पाथ क्या है, यूजर लोकल हडूप स्लैश टीएमपी। लेट्स सेव दिस। अब एक स्टेप ऊपर जाते हैं और एलएस करते हैं। तो यहाँ पे देखो टीएमपी नाम का कोई डायरेक्टरी नहीं है। हमने उसे बोला कि टीएमपी में जा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टरी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा, राइट। सो डायरेक्टरी थोड़ा 2 मिनट के बाद बनाएंगे, पहले आगे के कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं। तो आगे का कॉन्फ़िगरेशन है HDFS साइट। नाउ यू हैव दैट रेप्लिकेशन फैक्टर ऑफ योर्स। यहाँ पे देखो वी आर टेलिंग द हडूप सिस्टम अपने को क्या करना है, रेप्लिकेशन 1 सेट करना है। सो इफ वी चेंज दिस टू 2 तो रेप्लिकेशन 2 होगा। रेप्लिकेशन 2 का मतलब क्या, एक ओरिजिनल एक कॉपी। रेप्लिकेशन 4 का मतलब क्या, एक ओरिजिनल 3 कॉपी। रेप्लिकेशन 1 का मतलब क्या, एक ही ओरिजिनल 0 कॉपी। कोई कॉपी नहीं होगा, सिर्फ ओरिजिनल रिटेन होगा। दैट्स व्हाट यू मीन बाय डीएफएस रेप्लिकेशन। डीएफएस क्यों बोला है, डेटा फाइल सिस्टम है वो तुम्हारा। जस्ट सेव दिस and let's come back and now you have the last configuration। तो ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है मैप्रेड का, मैप्रेड्यूस का। तो ये मैप्रेड्यूस को कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे। लेट्स गो नैनो तो ट्राई करना कि कॉपी तुम ये बीच के प्रॉपर्टीज को ही करो। बाकी सारी चीज़ें जो कमांड्स होती है ना, ट्राई टू एग्जीक्यूट देम एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि अगर कमांड्स एग्जीक्यूट करते हो देन वो तुम्हारे हाथ के नीचे से जाती है, अपना ऑटोमेटिक मेमोरी बेटर होते जाता है उससे। डिफरेंस देख लो तुम, व्हेन यू अगर कोई नोट्स ले रहा होगा देन इट इज एक्सीलेंट। ऑलराइट, जो बंदे नोट्स लेते हैं इट्स रियली गुड, क्योंकि व्हेन द सेशन इज गोइंग ऑन कुछ पॉइंट्स होते हैं यू कैन जस्ट राइट देम डाउन, क्विकली राइट डाउन कर सकते हैं हम। तो वो राइट डाउन करने की वजह से क्या होता है, अपने को बाद में रिकलेक्ट करने को मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वो एक बार हमारे हाथों के नीचे से चला गया। इट्स डिफॉल्ट, वो अपना ह्यूमन नेचर है, उसको कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज को लिखते हो, किसी चीज को टाइप करते हो, बेटर यू कैन रिमेंबर इट विद बेटर वे। वीडियो देखने से वो बेटर होता है। तो अभी तुम्हारी बैच के अंदर एक देर आर सम पीपल जो कि नोट्स लेते हैं, ऑलराइट, एंड दे शेयर नोट्स विद मी ऑल्सो कि ये XYZ नोट्स है, तो इसके अंदर आई थिंक यहाँ पे मुझे नहीं समझ रहा, तो उसे पॉइंट पता होता है कि क्या पूछना है। बाकी लोगों को ऐसा मुझे नहीं समझ रहा क्या करना है, तो भाई कुछ पॉइंट बोलो तब मैं समझाऊंगा ना। मैं 2 घंटा लेक्चर ले रहा हूँ, हाउ वुड आई नो कि तुम्हें कितना समझा कितना नहीं समझा। देर आर पीपल हु लिटरली नोट डाउन द टाइम स्टैम्प। तो लोग टाइम स्टैम्प के हिसाब से लिख लेते हैं। इसका हेल्प क्या होता है पता है क्या, जब लेक्चर देख रहे हैं ना तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख लेते हैं वो। जब लेक्चर फर्स्ट टाइम वॉच करते हैं तब भी वो टाइम स्टैम्प लिख लेते हैं कि यहाँ पर मैप्रेड कॉन्फ़िगर किया था, यहाँ पे XYZ हुआ था, यहाँ पे ये चीज़ हुई थी। तो उन्हें जाकर रिकलेक्ट करना इजी हो जाता है। ये नॉर्मल वे ऑफ लिविंग है, देखो। अब ये जिसका उसका दिमाग जैसा वैसा टेक्निकल होता है, तुम सब लोग टेक्निकली हो, कोई किसी चीज से स्टडी करता है, कोई किस चीज से। बट इट्स फैसिनेटिंग कि अलग अलग लोग कौन सा अप्रोच रखते हैं।
तो वो एक्चुअली अपना ह्यूमन नेचर का ब्यूटी है, दैट वी आर ग्रास्पिंग द सेम थिंग, लेकिन वो इतना डिफरेंट तरीके से हम ग्रास्प करते हैं सब लोग। तब हमने जो बोला था कि हमें डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा, वो डायरेक्टरी यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। तो लेट्स गो वन लेवल अप। ये एग्जीक्यूट करने के बाद अब हडूप के अंदर देखो डायरेक्टरी आ गया होगा। लेट्स गो यूजर, यहाँ पर टेम्प नहीं था, यहाँ पर यू हैव द टीएमपी डायरेक्टरी, तो तुम्हारा डायरेक्टरी बन चुका है। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो एंड एग्जीक्यूट बैश। अब ये बैश एग्जीक्यूट करना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यू हैव एग्जीक्यूटेड एवरीथिंग नाउ, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ है? ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हुए हैं। रिफ्रेश कौन करेगा इसको? सो बेसिकली रिफ्रेश करना ज़रूरी है। नैनो डॉट प्रोफाइल करने से हमारा टू एंड फ्रो सेट नहीं होता। सोर्स डॉट प्रोफाइल जब करते हैं तब हमारा बैश रिफ्रेश होता है, और तब जाके बैश हमें बोलता है कि भाई आई हैव एडेड दिस आइडेंटिटी फाइल, ये कीपर मैंने ऐड कर लिया है। तो उसी तरह से नाउ यू हैव रिफ्रेश द बैश। तो अब तुमने जो बैश को जाके बोला था कि भाई मेरे पास दो नए सॉफ्टवेयर आए, जावा और हडूप, अब ये बैश को पता चल गया, अब उसने सबके साथ वो शेयर कर दिया अपने सिस्टम के साथ में। उसके बाद में यू हैव हडूप नेम नोड फॉर्मेट। दिस इज द क्रूशियल स्टेप। तो जिसे ये शटडाउन मैसेज मिल गया और जिसे ये क्लोज सक्सेस मिल गई, उसका नेम नोड फॉर्मेट हो गया। ऑलराइट, दिस इज नॉट एन एरर और वार्निंग, ये एक्चुअली सक्सेस मैसेज अपना। तो ये शटडाउन मैसेज इज गुड फॉर अस, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई इसने पूरा काम कर लिया। अगर तुमने पहले का 4-5 फाइल का कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर किया है, then this is going to work fine. If you are getting the error here, then it simply means that you have misconfigured some of the earlier files. So you will need to go back and check whatever differences you have made. तो वो difference check करने के लिए same procedure. You just go to cd user local Hadoop, you go to that proper file there and you see if you have missed the replication, if you have input some wrong parameters, if you have input some wrong Java path, उससे भी you invoke error. तो you should have successful formatted name node. तो ये name node को successful format होने के बाद में then you need to start it on all the ports. तो ये start करेंगे, just call it yes. तो अब ये नाउ इट इज गिविंग यू द परमिशन डिनाइड एरर, क्योंकि ये जो लोकल होस्ट है ना, ये लोकल होस्ट का अपन ने पासवर्डलेस लॉगिन सेट नहीं किया, राइट? तो वो पासवर्डलेस लॉगिन सेट ना करने की वजह से इसे अभी पब्लिक की नहीं मिली। तो हमें खुद के मशीन के लिए भी पासवर्डलेस लॉगिन सेटअप करना पड़ता है। देखो, यश आस्क्ड द क्वेश्चन यस्टरडे कि हमने SSH NN किया तो उसने एरर क्यों दिया? तो NN का वहां पे लिस्ट नहीं था। अभी यू हैव द सेकेंड एरर, देखो इसके पास लिस्ट है, लोकल होस्ट का मतलब इसे पता है 127001 है, बट इट डजेंट हैव द की, क्योंकि हमने आज नैनो प्रोफाइल नहीं किया, हमने आज यहाँ पे उस फाइल को कॉपी नहीं किया, उसकी वजह से इसके पास की नहीं है, और की ना होने की वजह से इट कैन नॉट गो इनटू द सिस्टम। तो ये पासवर्डलेस लॉगिन हमें पहले सेटअप करना चाहिए, उसके बाद में ये एग्जीक्यूट होता है। ऑलराइट, तो हमने आज एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि कल का सबको पता ही है। तो जब एग्जीक्यूट करोगे तब सबसे पहले पासवर्डलेस लॉगिन कर लेना और उसके बाद में ये पूरा एग्जीक्यूशन करना। तो यहाँ पे तुम्हारा नेम नोड स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये जो जीपीएस कमांड होता है, ये तुम्हें बोलता है कि क्या क्या चीज़ें चालू हुई है। तो ये यहाँ पे तुम्हें 3 लिस्ट मिलता है, इस 3 की जगह तुम्हें और 2 कंपोनेंट मिलेंगे। तो यू विल गेट मल्टीपल कंपोनेंट्स इन द जीपीएस ऑप्शन। स्टार्ट ऑल करने के ऊपर सबसे पहला एरर जो आएगा तुम्हें वो यही आएगा, इसीलिए रिमेंबर कि तुम्हें सेशन के शुरू में ही पासवर्डलेस लॉगिन सेटअप करना है। अब देखो, जो लोग प्रेजेंट है उन्हें ये चीज़ समझ जाएगी। अब जो लोग एब्सेंट रहेंगे ना, पूरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा और वीडियो के अंत में उनको पता चलेगा कि भाई मैं जो शुरू में मैंने जो करना चाहिए था वो किया नहीं। ये डिफरेंस होता है फ्रॉम रेफरिंग द लेक्चर्स ऑफलाइन एंड एक्चुअली बीइंग हियर। क्योंकि अब तुम्हें एग्जीक्यूशन से पहले पता होता है कि XYZ पॉइंट हमें
बताया गया था एट द एंड ऑफ द सेशन, जो कि वो सपोज टू एग्जीक्यूट एट द स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग। तो ये है भाई लोग अपना सिंगल नोड सेटअप फॉर हडूप। तो सिंगल नोड के अंदर, इसे सिंगल नोड बोलने की वजह अगर किसी को अभी भी समझा नहीं होगा, तो एक मशीन है, एक मशीन को सिंगल नोड बोलेंगे। फ्लशर के अंदर मशीन को नोड बोला जाता है, एक नोड को सिंगल नोड ही बोलेंगे ना। दैट्स व्हाई यू आर हैविंग दिस सिंगल नोड एग्जीक्यूशन एंड वी आर डूइंग इट ऑन Hadoop 1.2.1 which is the highest version of Hadoop 1। तो इसके बाद में हम जो एग्जीक्यूशन लेंगे वो Hadoop 2 पर लेंगे। तो आज ये अकेली मशीन पर हुआ। अब देखो अगले वीक के अंदर यू विल हैव मल्टीपल मशीन्स। उन मल्टीपल मशीन के ऊपर नाउ गेट इट, पहले मैं टू एंड फ्रो सेटअप करूंगा। उसके बाद में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज DSH। आई एम गोइंग टू सेट दैट अप, देन वी आर गोइंग टू सेट अप Hadoop 2, और इन सब के बाद में हमारा मशीन चालू होने वाला है एंड देन वी आर गोइंग टू अल्टर द डीमन्स। तो ये 4 एग्जीक्यूशन के लिए हमें कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाता है मल्टी नोड के अंदर, बिकॉज इट माइट बी रिडंडेंट बट इट इज़ नेसेसरी एंड यूजफुल कि ये सारी चीज़ें हम करें, क्योंकि इनका जो रेफरेंस है, इनका रेफरेंस में बिग डेटा के आगे जो EMR पे जाएंगे हम AWS में, तब पूरा रेफरेंस प्योरली मल्टी नोड का चलेगा और कर्नल ट्यूनिंग का चलेगा। और जब तक यू डू नॉट हैव मल्टी नोड एंड KT क्लियर्ड, तुम्हें चीज़ें नहीं समझेगी। तो ये वाला एग्जीक्यूट करो, आगे वाले 2 वीक आर क्रूशियल फॉर यू, आई एम टेलिंग यू अगेन। नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे।